Good morning, everyone. Am I audible? Can someone please confirm? Audible, sir. Okay, thank you. So, welcome back. We'll start this session on Trainsets, and this is the first session of this course, and the topic is very clear. It is about Trainsets. What are Trainsets? Trainset होता क्या है और होता कैसे है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे. एंड ट्रेनसेट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है. So that is why train sets what, why, and how. That is the topic. So, okay, generally जो हम लोग sessions लेते हैं, we try to make it a little interactive rather than it being a one-way affair. तो बीच बीच में कुछ questions मैं आपको throw करूंगा and I request कि please उसका जवाब दें, participate करें discussion में so that it can be a fruitful session for all of us. So to set the ball rolling, सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि आप बताइए ट्रेन सेट्स आपके हिसाब से ट्रेन सेट्स क्या होते हैं. व्हाट आर ट्रेन सेट्स अकॉर्डिंग टू यू. व्हाट इज ट्रेन सेट. Sir, integration of loco with formation, as per my idea, sir. Integration of a loco with a formation gives rise to a train set. That is your idea. Okay. Yes, sir. Anyone else? हाँ जी सर. प्लीज. हाँ बोलूँ सर मैं. बिल्कुल बताएं. ट्रेन सेट जो है इसमें लोको नहीं रहेगा, बल्कि ये एक ट्रेन की बजाय दो एक से अधिक ट्रेन्स का पूरा सेट बनता है, जिसमें पूरा कंप्लीट इटसेल्फ जो है, जो बेसिक यूनिट रहेगा वो कंप्लीट रहेगा, जिसमें पूरा ड्राइव भी रहेगा या एवरी रिक्वायरमेंट रहेगा. और वो कंप्लीट तभी होगा जब सेट में होगा. तो जैसे इसमें नॉर्मली मोटर कोच या डीएमसी या ऐसा इस तरह का रहेगा, क्या बोलेंगे, और ट्रेलर कोच रहेगा, या उसका जो है सेपरेट होगा. जैसे मोटर एक में है, बाकी कोई कंट्रोल्स किसी दूसरे कोच में है, ट्रेलर कोच में लाइक है, तो वो एक सेट के फॉर्मेशन में रहेगा. उसको हम ट्रेन सेट बोलेंगे. बिल्कुल, वेरी गुड. बहुत ही बढ़िया जवाब बाय मिस्टर योगेश नेगी. एनीवन एल्स? कोई और कुछ बताना चाहेगा? ओके, ठीक है. तो मिस्टर नेगी बहुत अच्छी तरीके से उसको सम अप आपने किया. ट्रेन सेट क्या होता है. द बेसिक एसेंस बीइंग कि ट्रेन सेट में कोई डेडिकेटेड लोकोमोटिव होता नहीं है. वी डू नॉट हैव एनी डेडिकेटेड लोकोमोटिव एज सच इन अ ट्रेन सेट. Now, why do I say that is because you see locomotive, what the type of system which we have seen, which currently we are seeing in Indian Railways, there is a locomotive at the front end of the rolling stock. Even now we are having locomotive at the back end of the rolling stock also. But generally there is a locomotive at the front or the rear, wherever, at the extremities basically. But and that locomotive is responsible for providing the tractive effort. ओके, जो ट्रैक्टिव एफर्ट चाहिए हमें लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए, ट्रैक्शन के लिए, वो हमें लोकोमोटिव प्रोवाइड करता है. एज सिंपल एज दैट. बट इन द केस ऑफ ट्रेन सेट दैट इज नॉट द केस. वी डू नॉट हैव अ डेडिकेटेड लोकोमोटिव एज सच. ऐसा भी नहीं है कि वो पूरा फ्रंट एंड में रहेगा या रियर एंड में रहेगा. उसका कुछ सिस्टम थोड़ा अलग है जो हम देखेंगे. सो बेसिकली व्हाट अ ट्रेन सेट इज, a train set is nothing but a distributed power rolling stock, है ना. It is a distributed power rolling stock. जो DPRS, someone asked me कि कोड का मतलब क्या है MDPRS कोर्स का. तो the DPRS stands for distributed power rolling stock. तो distributed power rolling stock में अब क्या समझते हैं आप. What is a distributed power rolling stock? Why are we calling it distributed power? ये कौन सा पावर है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ट्रैक्शन पावर सर, propulsions के लिए. वेरी गुड, वेरी गुड. ट्रैक्शन पावर इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड. मुझे ये बताइए हमारा जो अभी एलएचबी कोर्स है, कोच है, एलएचबी कोचेस जो लोकोमोटिव से हम चला रहे हैं, एचओजी वाले भी जो हुए या एंड ऑन जनरेशन पे भी जो हम चलाते थे, क्या उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है. इज देयर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अक्रॉस द कोचेस इन द नॉर्मल एलएचबी कोचेस व्हिच वी आर सीइंग.
No, sir. No, are you sure? I mean, Sir, any kind of distributing power. from end on generation, sir. No, not only end on, even in head on generation, there is a distribution of power, but that power, there is a difference between that power and the power which we are talking about in this course. ये थोड़ा सा clear करना जरूरी है. So what is that power which is getting distributed in an LHB coach? In an LHB coach, you must have seen there are two big thick wires which we call the ZS coupling or the intervehicular IV couplers, coupler. which we are calling IV coupler. तो वो उसमें भी तो पावर है, देयर इज पावर इन दैट 750 वोल्ट 3 फेज एसी है, बट वो पावर क्या है, व्हाट इज दैट पावर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द पावर व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट? एनीवन? Sir, HOG में only that HOG utilizing only for, not for the tractive force is distributed. It is not for the traction purpose. Then what is that purpose? It's for train lighting and other train amenities. That is called hotel load. It is for hotel load purpose. The power is mainly for the consumption of coach equipment. Yes, hotel load. Now there is a difference. There are two loads here. In a coach, power is required for two things. Power जो यहाँ लिखा है, first one is for the tractive load, that is for traction purposes, and second is for the hotel load. Okay, so what is hotel load? Hotel load is basically for the passengers, lighting, fan, air conditioning, pumps, all these things. This would, for the passenger convenience point of view, comfort point of view, we are providing this power, but that has nothing to do with traction. That has nothing to do with traction. So two kinds of power are required in any coach. किसी coach or any train set or any train, we require two kinds of power. One, we need power for tractive purpose. Second, we need power for hotel load purpose. Okay. Currently this power, जो मैंने DPRS लिखा है, इसमें जो पावर की बात हो रही है, ये ट्रैक्टिव पर्पस के पावर की बात हो रही है. I am talking about specifically the power for tractive purpose. Here, the power which is distributed across the entire train set, it is the power for tractive purposes that is being distributed. होटल लोड पर्पस का तो वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड था LHB में भी और इसमें भी है, बट फॉर द ट्रैक्टिव पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, सो आवाज नहीं आ रहा. am I not audible? मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, Can audible, sir? We can. हेलो, can anyone confirm please? Yes. You're perfectly audible. I'm audible, sir. I'm audible. Audible, sir. Okay. हाँ सुना दे रहा है सर. But sometimes it ठीक is है, the ठीक है. breaking, sir. It is breaking sometimes. Sometimes. No, yes, देखिए, sir. there are No, two sir. things. Sound is coming very clear. You see, there are two constraints here. बीच में लो हो गया था. ना, एक कंस्ट्रेंट है, एक मेरे साइड में हो सकता है इंटरनेट डेटा का कंस्ट्रेंट, एक आपके साइड में हो सकता है. ठीक है, तो मेरे साइड के कंस्ट्रेंट होने के चांसेस थोड़े कम हैं, बिकॉज वी हैव 500 Mbps का रेलनेट कनेक्शन बैक्ड बाय 100 Mbps का NKN कनेक्शन. तो मेरे साइड से थोड़ा कम चांसेस हैं. आपके साइड में यू आर, मोस्ट ऑफ यू हैव जॉइंड यूजिंग मोबाइल फोन डेटा परहैप्स, तो दैट मे बी द रीजन फॉर द डिसरप्शन पर से. बट मेरे माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है अगर ऑडियो में दिक्कत है. तो अगर ऑडियो में प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, मतलब अगर इफ द साउंड लेवल इज लो. आई होप करेंटली इट इज ओके, सो आई एम कंटिन्यूइंग. तो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक हम समझ गए. द पावर व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज द ट्रैक्टिव पावर व्हिच इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. नाउ there is something called as an Indian Railways rolling stock code. इंडियन रेलवेज के बहुत सारे कोड हैं, एस्टेब्लिशमेंट कोड है, फाइनेंस कोड है. उसी तरीके से एक इंडियन रेलवेज का रोलिंग स्टॉक कोड है. अगर उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक का डेफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा लिखा है. आई हैव जस्ट कोटेड दिस डेफिनेशन हियर, आई हैव जस्ट कॉपीड इट, है ना. So what it is saying is that it is a class of vehicles fit to move on railway systems where the propulsion system and the powered wheels for providing tractive force are distributed over more than one and mostly large number of vehicles. So well, this is a little complicated definition here. Powered wheels kya hota hai na, what is powered wheels, perhaps you are not able to understand. So what I have done is कि इस slide को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो perhaps you will be able to understand better. यहाँ पे this is a concentrated power rolling stock, concentrated power train. This type of an arrangement which we are currently using in Indian Railways
ये कॉन्सेंट्रेटेड पावर ट्रेन सिस्टम है जिसमें सामने एक लोकोमोटिव होता है एंड ट्रेलिंग में कोचेस होते हैं. देयर आर मेनी कोचेस इन द ट्रेलिंग. Okay, this is the current arrangement which we are using for most of our rolling stock. Say around 82% or 85% of our rolling stock जो movement होता है इस type के condition में होता है. Okay, and then against that we have another system which is the distributed power train system, जिसमें as such there is no locomotive, but there is, you can see there is something called as a motor coach here, जिसके जो wheels हैं जिसको मैंने blue color दे रखा है. You can see the wheels are of blue color here. Now the blue color here is an indication of powered axles. Powered axles. Blue color का मतलब क्या है? Powered axles. So what is the meaning of powered axles? Can anyone tell me? ट्रैक्शन मोटर लगा होता है. ट्रैक्शन मोटर्स. Which have traction motor. As simple as that. इनमें इन सारे जो wheels हैं, एक obviously wheel है तो again it can be articulated type also, but अगर ये axle वाले type हैं, अगर axle है तो axle पे traction motor mounted है. We have traction motor mounted somewhere on the axle of these wheels, and they are getting that the drive, they are getting the drive from the traction motor. उसी वजह से उनको tractive effort मिल रहा है. ठीक है. So this is concentrated power rolling stock where we have traction motors loaded up only at the front end of the locomotive. लोकोमोटिव फ्रंट एंड में है, इसके एक्सेल्स में हमने ट्रैक्शन मोटर लगा दिए. डिस्ट्रीब्यूटेड पावर में ट्रैक्शन मोटर्स जो लगे हैं एक्सेल्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं. there is another 2 here. So this kind of a system is there we are having. Okay, now इस दोनों सिस्टम को केयरफुली देखिए. Now both of these belong to the electrical traction system. We are taking power from the OHE only in both the cases. Okay, but there is a basic difference here is of this distributed power arrangement. Now you tell me, what are the advantages, what you can see of this distributed kind of an arrangement? इसका क्या advantage है? आपको देख के क्या लग रहा है कि इसका कोई advantage है? Is there any advantage or just we are experimenting to no use? It is a futile experiment. क्या लगता है आपको? इस टाइप का अरेंजमेंट मोर ट्रैक्शन पावर के कारण से हम लोग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं. लोड भी इंक्रीज कर सकते हैं. So it's useful in acceleration and deceleration, fast acceleration and fast deceleration. Correct. Fast acceleration and deceleration, very good. And then someone has said that reversal, very important point. Reversal is very easy. We can very easily reverse in these kind of situations. And what else? Acceleration, deceleration हो गया and reversal हो गया. और क्या? और कोई point जो यहाँ पे आपको advantage में दिख रहा है? Coupler forces sir, reduce होगा. Wonderful, wonderful, very good. ये point generally very difficult to get an answer from participants, but if you are able to visualize this, ये बहुत अच्छी बात है. Coupler forces यहाँ पे reduce होगा. Can someone tell me how, why, कैसे? Coupler force reduce कैसे हो जाएगा, Mr. Mishra? Requires more power to pull the 24 coaches from one engine. Yes, because in this case, you see, there is a locomotive. It is like a big elephant, and it is trying to pull the complete rake here. Okay, तो ये वाला कपलर जो है, सबसे पहला कपलर है, what do you think? इस पे कितना ज्यादा इस पे फोर्स आ रहा होगा? Lot of force will be going into this coupler. Then followed by this coupler. इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें again थोड़ा कम होगा, and that coupler forces will eventually it will decrease as we go along. Okay, but here the coupler force arrangement will be a little different. यहाँ पे जो coupler force होगा, it will be more or less stable. It will be more or less stable. It will be stable. मतलब बहुत ज्यादा high coupler forces कहीं पे होने के chances होंगे नहीं. Stable रहेगा. Because we have distributed the tractive effort. अभी ट्रैक्टिव एफर्ट यहाँ से भी मिल रहा है, ट्रैक्टिव एफर्ट यहाँ से भी मिल रहा है, ट्रैक्टिव एफर्ट यहाँ से भी मिल रहा है, इसके आगे भी होगा एक कोच, यहाँ से भी ट्रैक्टिव एफर्ट मिल रहा है. वी आर गेटिंग ट्रैक्टिव एफर्ट फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट्स. सो हियर द कपलर फोर्सेस विल रिड्यूस. आई होप यू आर एबल टू गेट दिस पॉइंट. व्हाई द कपलर फोर्सेस विल बी लेस इन अ ट्रेन सेट और इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर ट्रेन? डज दिस मेक सेंस टू यू? Yes sir, yes sir. आर देयर एनी डाउट्स? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, कपलर फोर्स क्यों कम होगा. वेरी गुड. अच्छा, और बताइए, और क्या आपको एडवांटेज दिख रहा है?
reducing jerking or jerks. There is a good, we will be able to reduce that jerk. Very good point. Very good point. That jerk kind of a phenomenon will be minimal in these cases. Although the jerk phenomena is currently which we are having, it is more due to the coupler, some design problems with the coupler. But still, even with the, if we had the same type of coupler also CBC type, the jerking effect would have been lesser. Okay, so that is very true, because the again the power is distributed. ऐसा नहीं है कि there is no propagation of tractive force as such. थोड़ा बहुत mild सा propagation है, maybe from one motor coach to these two trailer coaches. Otherwise, again this propagation is continuing for the other units. Okay, so that is again another advantage. Any other advantage? Less braking distance. Less braking distance. And why is that? Regenerative braking. Because of more power cars. Because of more power cars, मतलब मोटर कोचेस जो हैं उसके ज्यादा हैं, वो सब भी ब्रेक लगाएंगे. And then someone said there is a concept of regenerative braking also. Okay, तो उस वजह से less मतलब better braking होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस भी रिड्यूस होगा एंड इफेक्टिव ब्रेकिंग होगा. बिल्कुल, दैट इज आल्सो वन ऑफ द स्लिपेज के चांसेस कम हो जाएंगे. स्लिप के चांसेस कम हो जाएंगे. एंड व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों है? Because of distributive power. There is push-pull action from forward and backwards. So the मतलब we'll have better slip control when we have distributed power arrangement. We'll have better slip control. स्लिप कंट्रोल देखिए, एक देयर इज स्लिपिंग, देयर इज स्लाइडिंग, दो सब टाइप ऑफ चीजें होती हैं. तो व्हील स्लिप कंट्रोल और स्लाइड कंट्रोल जो है इसमें बेटर रह सकता है, बिकॉज वी हैव मोर नंबर ऑफ मोटर कोचेस हियर, देयर विल बी बेटर कंट्रोल हियर. ओके, सो काफी सारे एडवांटेजेस, सेड मेनी एडवांटेजेस आर देयर. Another advantages one can say is that if you consider the track life or the wheel life, for a locomotive, this wheel life, the wheel condition, it is more prone to get worn out, the locomotive wheel or even the track here, specifically in this front portion, because the entire tractive effort when a loco is about to start, जो initial starting tractive effort आप जानते होंगे सबसे ज्यादा लगता है to overcome the static friction and to overcome all the trailing load. तो वो जो एंटायर ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करने के लिए, जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ फोर्स दीज व्हील्स विल एक्सर्ट ऑन दिस ट्रैक. तो यहाँ पे ट्रैक के कंडीशन के बारे में सोचिए और व्हील के कंडीशन के बारे में सोचिए. ये सारा कॉन्सेंट्रेटेड है फ्रंट एंड पे, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो व्हील की कंडीशन भी जो है बेटर रह सकती है, ट्रैक की कंडीशन भी आपकी बेटर रह सकती है. इसीलिए आप देखेंगे कि लोको का जो व्हील प्रोफाइल है और ट्रेन सेट का जो हमने व्हील प्रोफाइल बनाया है, लेटर हम कवर करेंगे बोगी वाले लेक्चर में, उसमें डिफरेंस है. लोको का जो व्हील प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा, उसमें ज्यादा मटेरियल कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले ज्यादा मटेरियल होता है, ज्यादा मास होता है उसमें, ठीक है, देयर हेवियर. whereas ट्रेन सेट अगर आप बनाएंगे दे विल बी लाइटर कंपैरेटिवली, बिकॉज उतना ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट उनको फेस नहीं करना पड़ेगा इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर. सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निकल पॉइंट्स. सो हियर, यहाँ पे अब ट्रेन सेट का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे कि दिस एंटायर थिंग हियर, this entire thing here, जो distributed power है, this can be called as a complete train set, because ये हमेशा एक सेट में रहेगा. As such, इनकी जो integrity है, will not break the integrity of this train set as such. Okay, there may be basic units. ये जो मोटर कोच और कोच का ये combination है, you can call it one basic unit. This can be called as one BU, one basic unit. Okay, and again this second one, again it is repeating, so this one is also another second basic unit. फिर तीसरा बेसिक यूनिट है. ओके, आप बेसिक यूनिट वाइज इनको अलग कर सकते हैं या इनको अलग मान सकते हैं, बट इन अ ट्रेन सेट व्हाट वी जनरली अज्यूम इज कि वी डू नॉट डिस्टर्ब दिस फॉर्मेशन. ये फॉर्मेशन एज इट इज हमेशा रहेगा, प्रोडक्शन साथ में होगा, इन सबका कोई भी शेड्यूल मेंटेनेंस होगा साथ में होगा, इनका आगे अगर आप देखेंगे कोई भी वर्कशॉप शेड्यूल्स होंगे वो भी साथ में किए जाएंगे. ऑफ कोर्स अगर किसी एक पर्टिकुलर कोच में कोई स्पेसिफिक इश्यू आता है किसी पर्टिकुलर कोच में, तो अगर जरूरत पड़े इसको डिटैच करने की, तो तब डिफरेंट काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट विल हैव टू लुक फॉर. बट इन जनरल आवर प्रायोरिटी विल बी कि हमेशा इस ट्रेन सेट को साथ में रखा जाए.
कभी भी इसको एक तरीके से दिस इज लाइक एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट. हाँ, एनीवन वाज आस्किंग, समवन वाज आस्किंग अ क्वेश्चन. एनी क्वेश्चंस? यस सर. तो हाँ सर जी. ये क्वेश्चन ये है कि ये जो बेसिक यूनिट है इनमें जो भी एक मोटर कोच है, जब ट्रेन सेट फॉर्म हो चुका है तब अगर एक मोटर कोच मेल फंक्शन कर रहा है, मतलब जो भी ट्रैक्टिव फोर्स है वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो क्या ये पूरा स्ट्रक्चर मतलब ट्रेन सेट चल पाएगा? मतलब क्या ये बिल्कुल, बेनिफिशियल पॉइंट है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये बेनिफिशियल पॉइंट है. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच वी मिस्ड आउट. ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है, इज द थैंक यू सर. रिडंडेंसी. This is the one of the biggest beneficial point, that is the redundancy. And अगर आप ICF की माने, what ICF जो अभी ट्रेन 18 बना है, I cannot say about other train sets जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं, बट जो करंट ट्रेन 18 हमारे पास है उसमें ऐसा सिस्टम दिया गया है कि अगर आपके अराउंड 50% ऑफ दी कोचेस, मोटर कोचेस हैं, अगर वो मेल फंक्शन करने लगे या उससे आपको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, तो बाकी 50% से भी आप स्टॉक को चला सकते हैं. यू कैन मेंटेन द स्पीड ऑफ द एंटायर स्टॉक विद द रिमेनिंग 50% ऑल्सो. जो टॉप स्पीड है आप उतना मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट एडवांटेज यू आर हैविंग. बट इन केस ऑफ अ लोकोमोटिव, इफ देयर इज अ फेलियर विद द लोकोमोटिव, देन नथिंग कैन बी डन. आपको एक दूसरा लोकोमोटिव ढूंढना पड़ेगा एंड डिटेंशन हो सकता है सेक्शन में या वेरेवर स्टेशन पे. बट डिस्ट्रीब्यूटेड पावर में बहुत बड़ा एडवांटेज है. ओके एक सर एक और पूछ रहा था मैं. हेलो जी. हेलो. हाँ सर. हाँ, आपकी ये जो आवाज आ अपने रही है. हाँ ये सर जो जितने हेलो मिस्टर नागेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मिस्टर नागेश, यू आर नॉट ऑडिबल. सर ये मैं ही पूछना चाह रहा था कि मतलब बेसिक यूनिट सर कितने लग सकते हैं, कोई लिमिट है इनकी, कितने कोच इस तरह के लग सकते हैं बेसिक यूनिट? नहीं देखिए, आपका एक जो उसमें ट्रेन सेट में. हाँ नहीं, इट डिपेंड्स. आप अगर इंडियन रेलवेज के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम इंडियन रेलवेज पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम मैक्सिमम एलएचबी कोच की जब बात करते हैं 22 कोच लेंथ का हम लोग बात करते हैं. 22 कोच लेंथ का रहता है. तो ट्रेन सेट्स भी अगर आप बनाएंगे, और ट्रेन सेट अभी जो ट्रेन 18 बना है वो सारे एलएचबी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही कोचेस बने हैं. तो उस हिसाब से आप 22 कोचेस तक जा सकते हैं. बट 22 जनरली किसी मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में भी फिट नहीं होता, 4 के मल्टीपल में भी फिट नहीं होता. Currently what we have gone for is a 16 coach train set. अभी 16 कोचेस हैं. आप 20 तक भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. इट इज नॉट बीइंग डन, व्हाटएवर मे बी द रीजन, पॉलिसी लेवल डिसीजन है. बट मेरे हिसाब से अगर आप करंट अगर ट्रेन 18 की बात करें तो हम 20 कोच तक खींच सकते हैं. करंटली वी आर ऑपरेटिंग विद 16, बट हम वी कैन गो अप टू 20. अगर हमारे लूप लेंथ की अगर हम बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी कैन गो अप टू 20. ओके ठीक है. नाउ अब आते हैं पावर सोर्स के ऊपर. अब ये ट्रेन सेट क्या है हम बेसिक समझ गए. डिस्ट्रीब्यूटेड पावर क्या होता है ये भी आप लोग समझ गए. और पावर्ड व्हील्स, पावर्ड एक्सेल्स क्या होते हैं वो भी आप समझ गए, है ना. कि पावर्ड एक्सेल्स वो होते हैं जिसपे ट्रैक्शन मोटर लगे रहते हैं. सो अब ये जो पावर ट्रेन सेट्स को आता है, वी कैन हैव इंटरनल पावर, वी कैन हैव एक्सटर्नल पावर, है ना. इंटरनल पावर कैन बी जनरेटेड थ्रू अ डीजल पावर पैक. We can have a diesel electric kind of an arrangement जहां we have a diesel power pack coupled with an alternator, है ना. एंड वो अल्टरनेटर से जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो हम ट्रैक्शन मोटर को फीड कर रहे हैं, एंड ट्रैक्शन मोटर इज गिविंग अस द ट्रैक्टिव एफर्ट. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डीजल इलेक्ट्रिकल यूनिट, हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट बहुत कम देखा जाता है, इसलिए विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट दिस. सेकंड है एक्सटर्नल पावर सोर्स, कि वी टेक द पावर फ्रॉम द ओवरहेड इक्विपमेंट. हम ओवरहेड इक्विपमेंट जो है OHE से पावर लेते हैं. दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी. तो और that power is again processed, conditioned and fed to the traction motors. So that is external power source kind of a system. Then there is a third methodology जिसमें हम एक hybrid approach ले सकते हैं, which is a combination of internal and external power source. ये combination हो सकता है internal और external power source का. ठीक है, जिसमें we can have a hybrid unit, कि अगर OHE है, if we have an overhead equipment, मतलब OHE arrangement है तो ठीक है, we will use the external power source, we will use the pantograph. बट OHE नहीं है तो डीजल पावर पैक, और वी हैव सम काइंड ऑफ अ मिनी डीजल पावर पैक जो हमें पावर कर सके टू क्लियर द सेक्शन. और वी कैन इवन हैव अ बैटरी मॉड्यूल आल्सो टू पावर अस थ्रू अ नॉन OHE सेक्शन.
बट ये हाइब्रिड के बारे में अगेन दिस इज समथिंग विच इज currently we are not as such using on a big quite a large basis, large scale in Indian Railways, so we'll not be discussing about this. We'll be only discussing primarily जो ट्रेन सेट्स हैं वो एक्सटर्नल पावर सोर्स टाइप है, जिसमें हम पावर OHE से लेते हैं. वी टैप द पावर फ्रॉम द OHE 25 kV OHE जो होता है, एंड दैट वी आर यूटिलाइजिंग फॉर आवर ट्रैक्शन पर्पसेस. ठीक है. अच्छा, ये नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो दिल्ली मेट्रो आप देखते हैं, दिल्ली मेट्रो, क्या दिल्ली मेट्रो इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेन सेट? यस और नो? एनीवन? No. व्हाई नो? Which condition of a train set does it not satisfy? Powered What about other? Well, अच्छा, तो दिल्ली मेट्रो में पावर्ड एक्सेल्स नहीं है, तो फिर कैसे मूवमेंट कैसे हो रहा है? हाउ इज इट, आई मीन व्हाट इज द सिस्टम देन? एनीवन एल्स? डियर पार्टिसिपेंट्स, दिल्ली मेट्रो क्या आपको लगता है ट्रेन सेट है कि नहीं है? इज इट अ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक? यस और नो? वेरी सिंपल क्वेश्चन. No, 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 no. It is also a train set. Those are a train set. Tapping power from multiple locos. There are no multiple locos here in Delhi Metro. There is no locomotive in Delhi Metro. है ना? Someone said that in all the metros they are all train sets. Absolutely correct. They are all train sets. They are all distributed power rolling stock, which take power from an external power source, maybe from an OHE or from a third rail arrangement. कलकत्ता मेट्रो या जहां कभी कर लीजिए. But they take power externally, and they also have distributed power kind of a system कि powered axles जो है वो distributed है across the rolling stock. ठीक है. ये this is one another example of a train set. What is this? Have you heard about this, read about this, seen this somewhere? Yeah, Shinkansen, sir. Shinkansen. The silver bullet Japanese high-speed train. Absolutely correct. Absolutely correct. So this is the bullet train, and ये bullet train इसीलिए मैंने इसका डाला है because this is the E5 series, and this is the series which will be actually importing from Japan for our Mumbai Ahmedabad high speed rail project. यही rolling stock इसी type का आएगा, obviously with some modifications as per Indian conditions, but इसी type का rolling stock हमें मिलेगा. तो क्या लगता है, is this a train set or not? क्या ये ट्रेन सेट है, या इसमें भी कोई लोकोमोटिव लग रहा है आपको कि कोई लोकोमोटिव है? ट्रेन सेट सर. ट्रेन सेट है सर. बिल्कुल, वेरी गुड. दिस इज आल्सो अ ट्रेन सेट. ये भी एक ट्रेन सेट है, और इसमें भी मल्टीपल नंबर ऑफ एक्सेल्स हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट में पावर्ड एक्सेल्स हैं. यस सर. सर, ये E5 is the latest one or what? Is this latest one? सर, सर E5 को लेटेस्ट नहीं कह सकते. There is another, they are coming with an Alpha X type का सीरीज है. Maximum speed? सर मैक्सिमम स्पीड E5 का 320 kmph है सर. 320 ना? It's a cover. सर, Okay, thank you. 320 kmph है सर इसका मैक्सिमम. बट एवरेज स्पीड सर देखेंगे अगर सेक्शन में ओवरऑल जैसे हम लोग निकालते हैं, राजधानी का मैक्सिमम तो 130 मानते हैं, बट 85 एवरेज आता है, तो इसका एवरेज देखेंगे तो 250 तक आएगा. अदरवाइज 320 इज द मैक्सिमम सर. सो आई विल कंटिन्यू. तो ट्रेन सेट में जो है, आई हैव रिटन दैट ऑल एक्सेल्स इन अ बुलेट ट्रेन आर प्रोपेल्ड बाय ट्रैक्शन मोटर. और बोलना सही नहीं है. N700 सीरीज में कुछ ऐसे सीरीज निकले हैं जिसमें जापानीज ने सारे एक्सेल्स में ट्रैक्शन मोटर्स लटका दिए थे, बट जनरली अबाउट 80% ऑफ द एक्सेल्स, मैं बता रहा हूं एक बॉल पार्क फिगर बता रहा हूं, अबाउट 80% ऑफ द एक्सेल्स इन द जापानीज बुलेट ट्रेन सिस्टम ये पावर्ड होते हैं. नो डाउट, अगर उतने सारे एक्सेल्स पे आपने ट्रैक्शन मोटर लगा दिए तो नो डाउट आपको जो स्पीड हम लोग बात कर रहे हैं, आप उसको वो अटेन करने की आप में क्षमता रहेगी. डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अटेन दैट मच स्पीड. ओके. सो अब ट्रेन सेट्स पे आते हैं. HSR हाई स्पीड रेल का अलग एक सेशन होगा सर. we'll have that session on Friday, but अभी हम स्पेसिफिकली विल स्टिक टू ट्रेन सेट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक. सबसे पहला ये जो ट्रेन सेट कॉन्सेप्ट, पहले लोकोमोटिव बेस्ड कॉन्सेप्ट था, ऑल ऑफ अस नो.
देयर वाज वी हैड लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव्स, बट ये जो इलेक्ट्रिक टाइप के ट्रैक्शन सिस्टम, स्पेशली द डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन सिस्टम, ट्रेन सेट सिस्टम अराउंड 1893 में, अगेन अर्स्ट वाइल यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में ये इसका इजाद हुआ था. And the first trial was done with 2 electric cars controlled by controllers in both the cabs. तो आप समझ सकते हैं there were like you can say they were more like 2 locomotives, 2 power cars जो इस तरीके से joined थे, and you can call it an electric multiple unit. बट इसके सारे जितने एक्सेस थे आप कह सकते हैं एक तरीके से पावर्ड थे, एंड इसको टेस्ट किया गया. दिस वाज द फर्स्ट सच अ काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट, टेस्टिंग व्हिच वाज डन. देन 1897 में मल्टीपल यूनिट ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ऐसे मल्टीपल कोचेस लगाए गए, जिसमें कुछ ऐसे कोचेस थे जिसमें पावर्ड एक्सेल्स थे ही नहीं. दे वर जस्ट लाइक ट्रेलर कोचेस, लाइक आवर नॉर्मल पैसेंजर कोचेस इन ट्रेन्स. ठीक है, उसमें कुछ नहीं था. तो वैसे टाइप का भी ट्रायल किया गया, एंड देन ये कम्यूटर सर्विस में, मेट्रो में आगे चल के ये ट्रेन सेट सिस्टम जो है बहुत पॉपुलर हुआ है ना. समवन सेड दैट इन ऑल द मेट्रोज वी आर हैविंग ट्रेन सेट सिस्टम. ही वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. ऑल द जो मेट्रो टाइप के सिस्टम आप देखते हैं जो जनरली हैव डिस्ट्रीब्यूटेड पावर काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट, है ना, ड्यू टू द ऑब्वियस रीजन बीइंग दैट वी रिक्वायर ग्रेटर एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन इन मेट्रो सिस्टम. आपने मेट्रो में ट्रैवल किया होगा, आपने देखा होगा कि सडनली एक्सेलरेट करता है, सडनली डिसेलरेट करता है एट अ वेरी फास्ट पेस. दैट इज नॉट पॉसिबल विद अ कॉन्सेप्ट विद अ लोकोमोटिव. लोकोमोटिव के साथ इतना सडन एक्सेलरेशन डिसेलरेशन आप पॉसिबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते. एंड सिमिलरली आगे ट्रेन सेट जो है हाई स्पीड ट्रेन में भी प्रोलिफरेट हुआ. एक सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, अ वेरी फंडामेंटल फिजिक्स कैलकुलेशन विच विल जस्ट गिव यू एन आइडिया. एक मैं आइडिया बताना चाहूंगा आपको. मैं ट्रेन 18 का मैं आपको बता रहा हूँ. 16 कोचेस हैं जिनके जो डेड लोड, आई मीन द टेयर वेट अगर आप देखें इज अराउंड 886 टन. ट्रेन 18 का बता रहा हूँ बिकॉज दैट डेटा इज अवेलेबल विद अस, दैट इज वी हैव डन दिस कैलकुलेशन. 16 कोच का लगभग उसका वेट आता है 886 टन. अच्छा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे हाई स्पीड रेल में का या किसी भी ट्रेन अगर ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी की आप पढ़ेंगे, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल एक्सीलरेशन मतलब ट्रैक के अलॉन्ग मैक्सिमम एक्सीलरेशन दैट इज परमिटेड फॉर ट्रैक्शन पर्पसेस इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू 0.1 g. 0.1 g मतलब 0.1 मल्टीप्लाइड बाय g, 9.8 होता है, या उसको 10 भी मान ली मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लीजिए, तो अराउंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक ट्रेन में ले सकते हैं. देयर मे बी सम सिस्टम्स, बट हमारे जो ट्रेन 18 है उसका मैक्सिमम टेस्टेड एक्सेलरेशन हम बोलते हैं इज अराउंड अप टू द रेंज ऑफ 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 0.8 तक मैक्सिमम टेस्ट किया गया है. तो 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक पर्सपेक्टिव में पूछना चाहूंगा आपसे, जो हमारे नॉर्मल लोकोमोटिव बेस्ड ट्रेन्स हैं उनका मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको क्या लगता है कितना होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम आई एम आस्किंग, व्हिच वी कैन गेट इन अ लोकोमोटिव हॉल ट्रेन? क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 0.3 सर. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? कोई और जवाब आपको लगता है? ओके, तो 0.25 से 0.3 that is the right answer. We are getting maximum acceleration about 0.25 to 0.3 meter per second square in case of a locomotive halt system in Indian Railways. Indian Railways के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसी रेंज में रहता है. तो ये 0.8 है और आपको नॉर्मली मिल रहा है लोकोमोटिव बेस्ड ट्रेन से मान लीजिए 0.3 तक का आपको मिल रहा है एक्सीलरेशन. सो देयर इज अ डिफरेंस, डबल से भी ज्यादा डिफरेंस है ना. अच्छा, अब कैलकुलेशन सिंपल सा आप कैलकुलेशन लगाए कि ट्रैक्टिव एफर्ट कितना रिक्वायर्ड रहेगा. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे. टोटल मास अगर हम ले लेंगे ट्रेन सेट का इतना है और एक्सेलरेशन 0.8 है, तो आपका वैल्यू अराउंड आएगा 709 किलो न्यूटन. 709 किलो न्यूटन. ठीक है, मैं आपको एक जैसे एक आइडिया देना चाह रहा हूं कि ये 709 किलो न्यूटन कितना बड़ा फिगर है. अच्छा, ये जो 709 किलो न्यूटन है दिस इज ओनली फॉर द डेड लोड, द टेयर वेट. अगर इसमें आप पैसेंजर अब बैठेंगे उनका वेट ऐड करेंगे, एवरेज आउट करेंगे, और ट्रेन में जो रेजिस्टेंस आएगा, जनरल रेजिस्टेंस आएगा, इनिशियल रेजिस्टेंस जो आता है उसको ओवरकम करना है, वो सब ऐड करेंगे, तो 90 से 100 किलो न्यूटन और ऐड कर लीजिए. अराउंड 800 किलो न्यूटन ऑफ स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट में भी रिक्वायर्ड. 800 किलो न्यूटन मतलब नॉट स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट. अगर आपको एक्सेलरेशन 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना है तो मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट अराउंड 800 किलो न्यूटन आपको रिक्वायर्ड पड़ेगा.
Whereas ये हमारे कुछ लोकोमोटिव्स हैं जिसका स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर अ WDG4 इज 540। जो GE वाले हैं उनका भी उतना ही है लगभग। पैसेंजर WDP4 का तो और भी कम है। WAG12 जो एल्स्टॉम वाले जो लोकोमोटिव्स अभी आए हैं उनका मैक्सिमम इट गोज अप टू 785। इट गोज अप टू 785, ठीक है। बट आवर रिक्वायरमेंट, अगर हमें 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मैक्सिमम लेना है तो हमारा रिक्वायरमेंट इज अराउंड 800। वो भी आपके एल्स्टॉम वाले लोकोमोटिव्स आपको नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। बट ट्रेन 18 में विदाउट मच फस हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड दिस मच ऑफ अट्रैक्टिव एफर्ट। व्हाई इज दैट पॉसिबल? ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग इट ऑन टू मैसिव लोकोमोटिव्स। हम लोकोमोटिव्स बड़े बड़े लगा देते हैं, 2 3 4 लोकोमोटिव्स लगा के अगर हम चलाएंगे, उसके बजाय अगर हम ट्रेन सेट टाइप का अरेंजमेंट रखें, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का अरेंजमेंट रखें, तो दैट वुड बी बेटर in the long run, especially when we want to attain accelerations in this range 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस फिगर को याद रखिएगा। 0.3 अभी हम यहाँ खड़े हैं 0.3 पे, हमें जाना है 0.8 पे, और हो सके तो 1 तक भी अगर पहुंच जाए तो बहुत ही बढ़िया। थोड़ा I'll revisit some concepts of traction. This is very important since this is a very basic starting lecture of train sets. So some concept of traction needs to be clarified. Otherwise आगे जब हम propulsion system की बात करेंगे, दूसरी चीजों की बात करेंगे, ट्रेन सेट डिजाइन की बात करेंगे, तो ये समझ नहीं आएंगे हमें। तो ये बेसिक लेवल से, एलिमेंट्री लेवल से I'll try to cover. तो ट्रैक्टिव एफर्ट इज समथिंग विच वी रिक्वायर। अभी हमने देखा ट्रैक्टिव एफर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर जब भी ट्रैक्शन की बात होती है। ट्रैक्टिव एफर्ट बहुत सिंपल टर्म्स में देखें, ट्रैक्टिव एफर्ट अगर ये व्हील है, ठीक है, इस पे इस तरीके का सम व्हील लोड इज कमिंग विच इज द वैल्यू इज W, और ये हमारा यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये एडहेशन कोएफिशिएंट मान लीजिए, उसको म्यू माना आपने, तो आपको मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट जो मिलेगा वो होगा अ प्रोडक्ट ऑफ द एडहेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द वेट, है ना। ये आपको मैक्सिमम जो ट्रैक्टिव एफर्ट है ये आपको मिलेगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर व्हील। मैं ये व्हील पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ओके। ये जो ट्रैक्टिव एफर्ट है, बट ये जो ट्रैक्टिव एफर्ट है, देयर इज वन थिंग हियर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैक्टिव एफर्ट का वेलोसिटी के साथ एक डिपेंडेंस कर्व होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव रेड दिस। इस तरीके का हाइपरबोलिक टाइप का कर्व होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अट्रैक्टिव एफर्ट वर्सेस वेलोसिटी। मीनिंग जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं, हमारे रोलिंग स्टॉक की जब स्पीड बढ़ती चली जाती है, एक्चुअल ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड वो कम होता चला जाता है। हमें फिर ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार मोमेंटम जब आ जाता है रोलिंग स्टॉक पे तो हमें कम पावर चाहिए होता है, कंपैरेटिवली कम ट्रैक्टिव एफर्ट चाहिए होता है। बट इनिशियली जब ट्रेन चलने वाला होता है तब हमें सबसे ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट की जरूरत होती है टू ओवरकम दैट फ्रिक्शन, टू ओवरकम द इनिशियल रेजिस्टेंस, ओके। अब ये जो कर्व है, दिस इज द आइडल कर्व। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, आइडियल कर्व है ये, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, वर्टिकल इस एक्सिस में वी आर लिमिटेड बाय द एडहेशन लिमिट, है ना। ये कर्व यहीं पे ही कहीं कट जाता है, इस एडहेशन लिमिट पे कट जाता है, ओके। व्हाट इज दिस एडहेशन लिमिट? ये एडहेशन लिमिट किस वजह से आ जाता है? कैन एनीवन टेल मी? What is preventing us from getting infinite tractive effort? हाँ हाँ, हेलो। Static friction. Friction between surfaces. हाँ, फ्रिक्शन। माय क्वेश्चन इज कि हम बहुत ही बड़े इंजन, बहुत ही बड़े ट्रैक्शन मोटर बना देता हूं, आप जैसा बोलिए मैं बहुत बड़े बड़े ट्रैक्शन मोटर बना दूंगा आपके लिए, उसको हैंगिंग अरेंजमेंट सब आई विल टेक केयर ऑफ इट, बट उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आई मीन एक लिमिट से ज्यादा आप ट्रैक्टिव एफर्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी बहुत ही पावरफुल ट्रैक्शन मोटर्स बना लीजिए, बट एक लिमिट से ज्यादा आप ट्रैक्टिव एफर्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? व्हाट इज दैट पॉइंट, व्हाट इज दैट लिमिट व्हिच इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम दैट? Sir, axle load. No, Axle load and bridges, safety of bridges will also be taken care of this. ब्रिजेस एक पॉइंट है, बट मान लीजिए ब्रिजेस को हटा देते हैं। Sir, due to the nomenclature of rail as well as wheel, both have the friction. There is some limitation for that. Friction, that is the point. Friction, adhesion,
है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. I told you that there is a coefficient of friction mu between the rail and the wheel. रेल और व्हील के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है. व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच वी अज्यूम बिटवीन द रेल व्हील कांटेक्ट पैच? जो रेल और व्हील के बीच में कांटेक्ट पैच होता है, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना अज्यूम करते हैं? एवरेज वैल्यू. इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. हाँ, 0.3 to 0.45. 0.3 to 0.5 between. हाँ, 0.5 0.4 तक तो तब जाएगा, मतलब परफेक्ट कंडीशन है, सैंडिंग है एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, बट वी जनरली फॉर ट्रैक्शन पर्पस कैलकुलेशंस हम 0.3 लेके चलते हैं. थोड़ा सा इतना जेनरस नहीं होते हम, ठीक है. हम थोड़ा कम मान के चलते हैं. और स्लिपरी जब कंडीशन होता है तो और भी कम हो जाता है. इट गोज डाउन, 0.25 भी चला जाता है इन स्लिपरी कंडीशंस. 0.25 वेट रेल का अगर आप देखें तो 0.25 है. इट कैन ऑल्सो गो डाउन फर्दर. सो दिस एडेशन कोएफिशिएंट लिमिट्स अस, बिकॉज यू कैन इमेजिन कि ऐसे भी कंडीशन हो सकते हैं कि आप फुल ट्रैक्टिव एफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, आफ्टर द एडेशन लिमिट, द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द ट्रैक. आपका व्हील है वो ट्रैक पे स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा, बिकॉज उससे ज्यादा एडेशन उसको मिल नहीं पाएगा, तो वो स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा. एंड फिर उसके बाद आप जितना भी ट्रैक्टिव एफर्ट दीजिए कोई फायदा नहीं है. आपके मोटर्स जल जाएंगे, ये मोटर्स विल बर्न आउट. आपका ट्रैक्शन मोटर हीटअप हो जाएगा, जल जाएगा. सो एक एडेशन लिमिट है ना. ये जब हम रोलिंग स्टॉक डिजाइन करते हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट जब हम डिजाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पावर में भी या लोकोमोटिव में, ये स्टडी किया जाता है. तो फर्स्ट थिंग वी स्टडी इज द एडेशन लिमिट. एंड दिस एडेशन लिमिट इज ऑफ कोर्स, यू आर राइट, 0.35 से 0.5 के बीच में रहता है ना. एंड ये जो एडेशन लिमिट व्हिच वी आर गेटिंग, दिस एडेशन इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स. एडेशन को कंट्रोल हम लोग कहते हैं वील डू स्लिप स्लाइड कंट्रोल. स्लिप कंट्रोल हम लोग सिस्टम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बट देयर इट इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स. देयर आर सम व्हील रेल कॉन्टैक्ट फैक्टर्स आल्सो, लाइक व्हील और रेल का मटेरियल क्या है, दैट डिसाइड्स व्हाट इज द एडेशन कोएफिशिएंट. देन देयर आर सम स्ट्रेसेस जो रोलिंग व्हील के बीच में कितना क्रीप है. दिस इज अनदर टॉपिक, कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है. कितना क्रीप प्रोड्यूस हो रहा है उस पर डिपेंड करता है ना. creep again, both of these are related. Track में what is the condition of the rail surface, that also affects the adhesion. रेल का प्रोफाइल क्या है, that affects adhesion. कर्वेचर कितना है, that affects. मैकेनिकल फैक्टर्स में देखें तो लोको वेट, some people said axle load. Okay, adhesion, you are right, but the most important factor finally जो adhesion coefficient आता है, it comes down to rail wheel contact patch. वो ट्रैक और व्हील के इंटरफेस के बीच में आता है कि उसमें हमें कितना फ्रिक्शन मिल पा रहा है. We get good if we have good axle load, then definitely adhesive mass is more, we'll get better adhesion. That is true. Similarly, from the electrical point of view, the traction motor characteristic, the power circuit configuration, or what arrangement do we have to prevent slipping, that is also important. These are the factors which affect adhesion. So putting simply, just a simple example, if I have 20 ton of load coming onto this particular wheel, इस axle के इस wheel पे अगर 20 टन का लोड आ रहा है और 0.3 मैं एवरेज एक अज्यूम कर रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो मुझे 6 टन का ट्रैक्टिव एफर्ट यहाँ इस व्हील से मिलेगा. 6 टन का मुझे 6 टन का मिल जाएगा ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है. और एक लोकोमोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 6 एक्सेल्स ऐसे हैं, पावर्ड है, तो 6 × 6 आई विल गेट 36 टन्स ऑफ वर्थ ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट. This is the law of rail traction, as simple as that. But there is another limit here. ये horizontal axis में भी एक engine design limit है, velocity की भी एक limit है. हम लोग जितना भी अच्छे powerful locomotives बना ले या train sets बना ले, एक balancing speed आता है. एक speed के beyond आप नहीं जा सकते. You cannot go, है ना. जो 320 kmph, 400 kmph, वो जो point है, the speed limit is decided by the engine design. What kind of an engine we are at now? Engine here has a very vast meaning. If we have a diesel locomotive तो ठीक है, डीजल लोकोमोटिव के इंजन डिजाइन, पावर पैक डिजाइन, बहुत सारी चीजें आ जाती है उसमें मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन इलेक्ट्रिकल ट्रेन सेट, इलेक्ट्रिकल ईएमयू, देन आपको ट्रांसफार्मर के ऊपर बात आ जाएगी, आपका ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट है उसके ऊपर बात आ जाएगी, उसका डिजाइन कैसा है. सो दीज थिंग्स विल डिसाइड व्हाट मैक्सिमम स्पीड लिमिट वी आर गोइंग टू गेट. एंड इवन द रोलिंग स्टॉक ऑल्सो, इन सम वे द रोलिंग स्टॉक डिजाइन ऑल्सो. So this speed limit, this is specifically from the mechanical point of view, but since we are discussing EMU, I will just skip this slide, है ना.
So effectively, the tractive effort curve which we are getting, वो rather than being like this, अभी इस तरीके का ट्रैक्टिव एफर्ट कर्व हमारा बनता है फॉर एनी रोलिंग स्टॉक, एनी पावर्ड रोलिंग स्टॉक का ट्रैक्टिव एफर्ट कर्व इस तरीके का आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कितना मैक्सिमम वेलोसिटी आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, नाउ इट विल फाइनली डिपेंड अपॉन हाउ मच रेजिस्टेंस यू आर गेटिंग। रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक तीन तरीके से आ सकती हैं। सबसे पहला जर्नल या रोलर बेयरिंग रेजिस्टेंस, सेकंड इज द फ्लैंज रेजिस्टेंस, एंड थर्ड इज द विंड और द एरोडायनेमिक ड्रैग। ये थर्ड रेजिस्टेंस है जो कि इस डेविस फार्मूला में यू आर सेइंग a प्लस bv प्लस cv स्क्वायर, एवरीवन हैज हर्ड अबाउट दिस इक्वेशन, इस तरीके से ये मैनिफेस्ट होता है। So this journal या bearing resistance है from this equation, what do you think, which of this resistance is more or less constant? Is it the journal resistance or the flange resistance or the aerodynamic resistance from the Davis equation? कौन सा resistance constant है more or less? Journal or roller bearing resistance. Correct. This resistance is more or less constant, है ना। मुझे बताइए then which resistance, वो कौन सा resistance है जो speed के साथ बढ़ेगा as we go on increasing the velocity of the train set, वो कौन सा resistance है जो increase होगा? Basically the aerodynamic drag, basically the aerodynamic resistance will increase with speed. Okay, so if you look at this plot, यहाँ पे clearly we have trying to show that the journal resistance जो है वो more or less constant रहता है speed के साथ। जो आपका flange resistance रहता है रेल व्हील कॉन्टैक्ट पैच के बीच में, वो resistance जो है वो बढ़ता है speed के साथ but in a linear manner, वो linear manner में बढ़ता है, ठीक है। Whereas the aerodynamic drag, the aerodynamic resistance exponentially बढ़ता है with speed, it grows, increases exponentially with speed. Okay, keeping that in mind, the question is, अगर आपको हाई स्पीड का ट्रेन सेट बनाना है, आपको 160, 180, 200 kmph से ऊपर जाना है, कौन सा फैक्टर, कौन सा रेजिस्टेंस आप किसको टारगेट करेंगे एज एन इंजीनियर? which is the factor which you will try to target? That is air resistance. Basically हमें air resistance management करना पड़ेगा, है ना। हमें we have to do something about the aerodynamic drag. Okay, तो इसी से रिलेटेड, अच्छा तो ये सारे जो रेजिस्टेंस है इनको आप एडअप कर लीजिए डेविस इक्वेशन को, इस तरीके का उसका आपको इक्वेशन मिलेगा नॉन लीनियर, और ये जहां पे आपका इंटरसेक्ट करेगा इस कर्व को, दैट विल बी द बेसिकली द बैलेंसिंग स्पीड, यू कैन गेट द बैलेंसिंग स्पीड फ्रॉम देयर। तो अब एरोडायनेमिक ड्रैग पे मैं दोबारा आता हूं बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एरोडायनेमिक ड्रैग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एरोडायनेमिक ड्रैग, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, ओके लेट मी जस्ट हाइड द स्लाइड, आई होप आप लोगों ने देखा नहीं होगा। मुझे ये बताइए कि एक पूरा रोलिंग स्टॉक एक ट्रेन है, वो ट्रेन का कौन सा एरिया है जहां से सबसे ज्यादा एरोडायनेमिक फ्रिक्शन मिलता है, मतलब एयर रेजिस्टेंस कौन से पार्ट से सबसे ज्यादा होता है? फ्रंट ऑफ द रेल और रेल सेट, फ्रंट ऑफ द ट्रेन सेट, है ना। ट्रेन सेट का फ्रंट पोर्शन की वजह से होता है, दैट इज व्हाट यू थिंक। ओके, एनीवन एल्स? व्हाट अबाउट द साइड पोर्शन? Side lower portion from the bogie sides. हाँ, साइड लोअर पोर्शन फ्रॉम द बॉगी साइड। देख तो नहीं लिया था आपने अगला स्लाइड मेरा? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 45.5% of the aerodynamic drag is coming due to the bogie and the wheels. बोगी और व्हील्स के वजह से लगभग आधा आपका एरोडायनेमिक ड्रैग बोगीज और व्हील्स के वजह से है, और बाकी 27% जो है वो आपका सरफेस फ्रिक्शन है, आपका साइड जो साइड वॉल है उसके वजह से है। जो फ्रंट कह रहे थे, ओनली 4.5% ऑफ द रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द फ्रंट सरफेस एरिया, फ्रंट पोर्शन। ओके, so basically bulk of your air friction resistance is coming from the bogie and the wheel, and the surface friction from the side walls, okay, so what lesson did we learn from this? इससे क्या समझ आया, मतलब which is that area which we need to focus on when we are designing a coach for a train set? Bogie and wheel. Bogie and wheel. Something about the bogie. हाँ, we need to do something about bogie and wheel. अच्छा, दिस इज द बेसिकली द E5 सीरीज का ये बेसिकली एक मॉडल है, इस तरीके से दिखेगा। कैन यू सी द बोगी एंड व्हील हियर?
Can you see the bogie and wheel? Class चल रही है. Can you see the bogie and wheel here? तो कैसे फिर कहाँ है बोगी और व्हील? ये मैं बता दूं, we'll be getting this type of train set only for the MAHSR. ये क्या है ये फिर? कहाँ है व्हील, कहाँ है बोगी? How is it moving? Magnetic tracks. No, not magnetic, not maglev. देखिए, the bogie and wheel, it is there. Behind ये जो lower portion है, इसको bogie side cover कहते हैं. बोगी साइड कवर कह लीजिए, या इसको बोगी स्कर्टिंग कह लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वेरियस टर्मिनोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड. करेंटली इंडियन रेलवे में ये यूज होता नहीं है, तो हमने कोई अपना टर्मिनोलॉजी नहीं बनाया है, बट दे आर कॉल्ड बोगी साइड स्कर्टिंग्स या बोगी साइड कवर्स. इसको हटाएंगे तो आपको वही दिखेगा, सस्पेंशन सिस्टम दिखेगा, स्प्रिंग दिखेगा, आपको आपका व्हील भी दिखेगा. योर व्हील विल आल्सो बी विजिबल हियर. ओके, बट आर यू एबल टू सी व्हाट दे हैव डन हियर? जापानीज बुलेट ट्रेन में ये देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या किया उन्होंने? What have they done here? It was covered. It was not exposed. They have covered. हाँ. और सिर्फ उतना नहीं, कंसील कर दिया. एंड दे हैव, और यहाँ पे इस तरीके के आपको लूवर्स दिख रहे हैं, ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस टाइप के बने हैं, ठीक है. दीज आर लूवर्स बेसिकली. दिस इज फॉर द मैनेजिंग द एयर फ्लो. मतलब क्योंकि ऐसा भी आपके जो अंडरस्लंग ट्रैक्शन मोटर्स हैं, आपके ट्रैक्शन मोटर्स भी ठंडे रहने चाहिए, कुछ तो हवा वहां तक पहुंचना चाहिए. ट्रैक्शन मोटर शुड बी कूल. तो उनका एयर मैनेजमेंट करने के लिए इन्होंने थोड़े से इस तरीके से लूवर्स भी दिए गए हैं, ठीक है. सो इट इज नॉट कंप्लीटली सील्ड, एयर मूवमेंट भी रहेगा, बट दे हैव सील्ड इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. एंड दिस इज वन एरिया विच दे हैव इन अ फोकस्ड वे दे हैव टारगेटेड, है ना, टू रिड्यूस द एरोडायनेमिक ड्रैग. और एरोडायनेमिक ड्रैग अगर आप रिड्यूस करेंगे, आप एरोडायनेमिक ड्रैग जितना रिड्यूस करेंगे, तो ये जो कर्व है, रनिंग रेजिस्टेंस का कर्व, ये उतना फ्लैट होता जाएगा. इट विल बिकम मच, एंड ये इंटरसेक्ट करेगा आपको कर्व को एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, एंड यू विल गेट ग्रेटर बैलेंसिंग स्पीड. यू विल गेट अ ग्रेटर बैलेंसिंग स्पीड. और जो हम कहते हैं हायर स्पीड्स कितना हम जा सकते हैं, ठीक है. तो रेजिस्टेंस कम करना एक बहुत जरूरी है. ओके, एंड फ्रॉम द साइड वॉल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर यू एबल टू सी? 27% is of the resistance is from the side wall. From the side wall point of view, आपको क्या दिख रहा है? Are you able to see any open doors here? Any open doors or windows in the side wall? No, कोई नहीं है. All the doors are more like plush doors, you know, completely sealed type of doors are there, windows are there. Even this portion, coach to coach का जो gap है, ये भी cover रहता है. In this image it is not covered, but I will show you other images. ये भी covered रहता है. This gangway portion is completely sealed. So basically it looks like a complete one unit, a single unit, a single train set with no gaps in between. यहाँ पे जो साइड वॉल में क्या है ना, एयर वोर्टिसेस बनती हैं. वी हैव एयर वोर्टिसेस व्हिच फॉर्म व्हेन द ट्रेन इज मूविंग, और उस वजह से भी काफी रेजिस्टेंस आता है. तो ये सारी चीजों को अगर हम टैकल करेंगे, देन ओनली विल बी एबल टू अटेन हायर स्पीड्स फॉर आवर ट्रेन सेट्स. Some of these issues have been taken care of in the Train 18, which has been rolled out. Obviously, the bogie issue has not been taken care of. This side issue has been taken care of. We'll discuss that. Okay. अच्छा, और दूसरा चीज जो है, ये देखिए यहाँ पे साइड कवर्ड है. ये जो nose cone profile है, why is this provided? Why do we provide a nose cone profile? Reduce the wind pressure. Reduce the friction, air friction. To reduce the air friction. Penetrating. Streamline. And anything else? बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाया गया. क्या स्ट्रीमलाइन रहेगा? Streamlined. Otherwise it will be a blunt body. The drag resistance. So reduce the area of contact. To reduce the area of contact. Absolutely correct. All of the angle of attack. हाँ, नहीं, सारे आंसर्स आपके करेक्ट हैं. आपके all your answers are correct. Even convex. Basically, हाँ, all of your answers are absolutely correct. Another very important point for nose profile design. Sir, tunnel boom, sir. हाँ, tunnel boom. Absolutely correct. Absolutely. ये point है, generally people are not aware. There is something called as a tunnel boom. जब आप टनल में एंटर करते हैं,
तो इफ यू एंटर द टनल एट अ वेरी हाई स्पीड, जनरली हम हाई स्पीड ट्रेन सेट की बात करें 160, 180, 200 के ऊपर स्पीड में आप टनल्स में एंटर करेंगे, तो सडनली व्हाट विल हैपन, जो एयर कॉलम है टनल के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाएगा टू सच एन एक्सटेंट कि टनल के जो एग्जिट एंड है वहां से एयर सडनली एक्सप्लोसिव वे में इजेक्ट हो जाएगा। तो वहां पे एक एक्सप्लोसिव साउंड प्रोड्यूस होता है ना, एट द अदर एंड ऑफ द टनल। अगर टनल के एक एंड से अगर कोच घुस रहा है तो दूसरे एंड में एक्सप्लोसिव साउंड प्रोड्यूस होता है। सो दैट फेनोमेना, Japanese have done extensive study on this, and they have again remodeled their nose profile in such a manner to reduce the tunnel boom. Tunnel boom is also not good from the passenger point of view also. ठीक है, sudden drop of air pressure जिसके आपने फील किया होगा, एयर प्रेशर ड्रॉप होता है आपके, हमारे जो ईयर्स हैं उसमें प्रेशर ड्रॉप फील होता है जब टनल के अंदर ट्रेन सडनली हाई स्पीड पे जाता है। तो इसीलिए we should have a nose cone profile along with completely sealed and compact coaches. The coaches should be completely sealed. एयर एंट्री और एग्जिट जो उसका है वो सील्ड होना चाहिए एक तरीके से, तो तभी टनल्स में जो है हमें वो फीलिंग डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। So this is another aspect of train set design which I just intended to discuss. Then aerodynamic bogie design, just again same thing, just I have shown you that various series which have been made by the Japanese, कैसे कैसे उन्होंने अपना जो फ्रंट को, ये सबसे पहला उन्होंने बुलेट ट्रेन 1964 में निकाला था, ये ऐसा था, उसके बाद ये धीरे धीरे किस तरीके से बढ़ा है आप देख सकते हैं, शार्पर होता चला गया, ऑब्वियसली टू रिड्यूस द एरोडायनेमिक ड्रैग। ठीक है, तो ओके वी हैव डिस्कस्ड दिस, तो बैलेंसिंग स्पीड एंड ऑल वी हैव डिस्कस्ड एंड वी नो दैट। सर एक क्वेश्चन सर पूछना चाह रहा था मैं। हेलो, हाँ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, ये जो अपना LHB कोच का डिजाइन होता है ना सर, में जो जहाँ पे मतलब वेस्टिब्यूल एरिया है, एंड वॉल पोर्शन, वो लेबोरेटरी एरिया इनसाइड में टेपर होता है एवरी कोच। जो मतलब साइड वाल है ना सर, साइड वाल एंड में जाके टेपर हो जाती है हर कोच की। वो सर उससे क्या इफेक्ट मिलता है मतलब एयर डायनामिक्स में? अगर वो स्ट्रेट रहे तब क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो टेपर हो जाता है, मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा मिलता है, बिकॉज उससे फायदा, उस चीज का वो टेपर करने का कोई खास एरोडायनेमिक फायदा नहीं होगा। उसका रीजन ये है, द रीजन बीइंग कि आपने जो कोच टू कोच के बीच में आपने तो गैप ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, दिस इज वन कोच, दिस इज द सेकंड कोच, ठीक है। नाउ व्हाट यू आर सेइंग कि आपका ये एंड वॉल पोर्शन है, ये लास्ट में थोड़ा इस तरीके से टेपर हो गया है, फॉर सम रीजन टेपर हो गया है, ओके, बट उससे कोई खास फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके जो कोच के बीच में गैप है उसमें इस तरीके का वेस्टिब्यूल है, जो क्रॉस सेक्शन है आपका सडनली चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आपका अलग है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अलग है और जो काफी कम है। व्हेनेवर एक रोलिंग स्टॉक में अगर आप CFD कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का एनालिसिस करेंगे, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर क्रॉस सेक्शन चेंज जहां भी होता है वहां पे एयर, स्पेशली ऐसे सिचुएशन में एयर पॉकेट्स फॉर्म हो जाते हैं। ये जो एरिया बन गया ना, एक पॉकेट बनेगा, एयर पॉकेट बनेगा, और जब एयर पॉकेट्स बनते हैं LHB की, हाँ लेकिन सर LHB की तो बेसिक डिजाइन यही है ना, वहां से जो TOT जर्मनी से हुआ था, वो एज इट इज रखा गया, कोई चेंज इंडिया में नहीं किया गया, कुछ तो उसका बेनिफिट होगा ही। नहीं, कुछ तो नहीं बेनिफिट। देखिए LHB कोचेस जो आपके बने थे वो हाई स्पीड, ना ही सेमी हाई स्पीड, ना ही हाई स्पीड में चलने के लिए बने थे, 130 kmph पे चलते हैं, 160 तक हम मैक्सिमम ले जाते हैं, ठीक है, बट 160 के ऊपर हम सेमी हाई स्पीड की बात करते हैं और 200 के ऊपर हाई स्पीड आ जाता है। तो LHB कोचेस को अगर आप हाई स्पीड में चलाने की कोशिश करेंगे तो ये डिजाइन नहीं चल पाएगा, तो आप नहीं चला पाएंगे इस डिजाइन के साथ, सिवियर डिस्कंफर्ट होगा, पैसेंजर कंफर्ट नहीं रहेगा। चलाने का तो आप कुछ भी चला सकते हैं हाई स्पीड पे, बट अगर आप पैसेंजर कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इट विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल, है ना, राइड इंडेक्स भी आपकी खराब रहेगी। तो वो जो डिजाइन है, जो आप गैंगवे का जो गैप दे देते हैं, दैट डिजाइन एरोडायनेमिकली इज नॉट गुड, है ना, मतलब आप जितना भी उसको जस्टिफाई कर लें वो अच्छा नहीं है। इंटरनेशनल रेलवे स्टैंडर्ड्स के भी हिसाब से देखेंगे तो आजकल अगर ट्रेन सेट्स में देखें तो इस तरीके के गैप्स नहीं रहते हैं, ऑल दी गैप्स आर इवेंट आउट, है ना, आपको एक सीमलेस यूनिट टाइप का मोर और लेस आपको लगेगा, ठीक है। ऑल्दो कोच टू कोच ऑब्वियसली कुछ गैप होना चाहिए, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कर्व नेगोशिएट करने के लिए, यू कैन नॉट हैव अ कंप्लीटली, है ना, सिंगल यूनिट तो कर्व नेगोशिएट नहीं हो पाएगा,
बट उसके बीच में आपको गैप को कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, ये गैप को कवर किया गया है, दिस हैज बीन कवर्ड विद समथिंग, तो दैट काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट हैज बीन गिवन। तो एलएचबी में मुझे नहीं लगता एरोडायनेमिक ड्रैग के लिए कुछ अलग से कुछ स्टडी किया गया है। अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट अगर स्टडी किया गया होता तो ये गैप नहीं रखा जाता। अगर स्टडी किया गया होता तो उसका जो बोगी का प्रोफाइल हमने बोला, बोगी इस तरीके से हमें बोगी कवरिंग के लिए कुछ अरेंजमेंट दिए गए होते, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो वी जस्ट हैड हमने बस कुछ कोचेस हमने इंपोर्ट किए थे डिजाइन के, जो हम लोग अपने एग्जिस्टिंग कॉन्सेंट्रेटेड पावर सिस्टम में चला सकते थे, बट हमने ट्रेन सेट्स के हिसाब से कभी नहीं सोचा था, ठीक है, बिकॉज 95-96 में ट्रेन सेट्स इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। ओके, फाइनली हाँ सर, तो इसके लिए ट्रैक स्ट्रेट होना है, मस्ट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ड्यूरिंग कर्व नेगोशिएशन? नहीं, कर्व नेगोशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक सेशन है आपका सील्ड गैंगवेज का। अच्छा, आपने दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया है कि नहीं, मुझे ये बताइए। नो सर। बस नहीं किया है। अगर किसी ने किया होगा, आपने कभी दिल्ली मेट्रो में कोच टू कोच के बीच का गैंगवे पोर्शन आपने देखा है? सील्ड गैंगवे दिल्ली मेट्रो का, जहां पे कोच टू कोच ट्रांजिशन होता है, एक छोटा सा पोर्शन पैच होता है और वो कर्व भी वो नेगोशिएट करता है। तो वो किस तरीके से जो सील्ड हमने उसका गैंगवे प्रोवाइड किया है, किस तरीके से वो नेगोशिएट करता है, आपने देखा होगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कर्व नेगोशिएट करने में। रबर वेस्टिबुल, हाँ, वेस्टिबुल, रबर वेस्टिबुल होता है और वो बेंड हो जाता है। इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। सिमिलर टाइप ऑफ एन अरेंजमेंट आपके हाई स्पीड ट्रेन में भी दिया जाता है, और अभी वंदे भारत में भी, जो ट्रेन 18 में भी दिया गया है, जो आगे उसका एक सेपरेट लेक्चर ही है उस टॉपिक पे, उसमें आपको और क्लियर होगा, ठीक है। बट कर्व नेगोशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसके वजह से। ओके, अनदर थिंग विच आईड लाइक टू पॉइंट आउट हियर इज कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक कैसे ट्रेन नॉर्मल ट्रेन से बेटर है। सो इफ यू सी, ये बेसिक एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अगर आप देखें तो अगर ये मान लीजिए कि आपको ये एफ अल्फा इज द फोर्स, जो ट्रैक्टिव एफर्ट जो आपको लगाना है ना, जो हमें चाहिए अपने लोकोमोटिव से या ट्रेन सेट से या पावर कार से, दिस इज एफ अल्फा। ये हमारा ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, दिस इज आवर ड्राइविंग फोर्स। उससे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे रेजिस्टिव फोर्सेस को, ये जो है ये डी प्लस टी आर, दीज आर आर रेजिस्टिव फोर्सेस, ये हमें रेजिस्ट कर रहे हैं। कि D प्लस टी आर क्या है, इधर मैंने लिखा है D इज द रोलिंग, जो रेजिस्टेंसेस है, वेरियस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, D को समराइज कर दिया, डेविस इक्वेशन से D आता है। और TR इज द ट्रेलिंग लोड। ट्रेलिंग लोड में बेसिकली आपके ट्रेलिंग कोचेस प्लस पैसेंजर्स का वेट वो आ जाता है, उसको, है ना, वो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके ट्रैक्टिव एफर्ट वाले फोर्स से, तो आप दैट विल बी इक्वल टू, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द एंटायर ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। इवेंचुअली जो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा इस इक्वेशन से, वो इससे आएगा। तो बेसिकली ये mtr को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे, आपको ax मिलेगा। तो हमारा जो फाइनल एम है कि इस एक्सेलरेशन को बढ़ाना, 0.22, 0.25, 0.3 से बढ़ा के हमें इसको 0.8 तक लाना है। तो इसको एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए इस इक्वेशन को देख के आप क्या करना चाहिए, यू टेल मी, व्हाट शुड बी इंक्रीज और व्हाट शुड बी डिक्रीज to eventually increase the acceleration of a train set? क्लास मैंडेट आया नहीं। देखिए, सबसे पहले तो एक ये है कि हमारे जो ट्रेलिंग लोड है उसको तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, पैसेंजर्स तो आते ही जाएंगे, बट आपके जो ड्रैग फोर्सेस हैं, आपके जो ड्रैग रेजिस्टेंस है, उसको आप कम कर सकते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया, एरोडायनेमिक ड्रैग बीइंग अ सिग्निफिकेंट फैक्टर, उसको आप कम कर सकते हैं। अगर उसको कम करेंगे तो, हाँ मिस्टर राकेश, हाँ बताएं, एनी क्वेश्चंस? ओके, तो आप अपने जो ड्रैग है उसको कम कर सकते हैं, उससे एक्सेलरेशन बढ़ सकता है। आप नंबर ऑफ ड्राइविंग एक्सेल्स, जो हम कहते हैं ना पावर्ड एक्सेल्स, नंबर ऑफ पावर्ड एक्सेल्स को बढ़ा सकते हैं, उससे आपको ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इस इक्वेशन में जो ये 6 लिखा है, दिस 6 बेसिकली मींस द 6 एक्सेल्स हियर। एक लोकोमोटिव में 6 पावर्ड एक्सेल्स होते हैं, इसलिए 6 डाला गया है। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक में जो है, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक, नंबर ऑफ एक्सेल्स कैन बी n, इट कैन बी एनी नंबर, यू कैन हैव n नंबर ऑफ ड्राइविंग एक्सेल्स। तो ये जितना n जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपका एक्सेलरेशन होगा। सो इफ n इज मोर, योर एक्सेलरेशन विल बी मोर।
दैट इज द इवेंचुअली द पॉइंट विच आई वांट टू ब्रिंग होम। तो एक लोकोमोटिव में हमारे 6 ड्राइविंग एक्सल्स हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारे जो ट्रेन 18 है उसमें 16 कोचेस हैं, आई जस्ट गिव एन आइडिया कि देयर आर 16 कोचेस इन आवर ट्रेन 18, हाउ मेनी एक्सल्स आर पावर्ड इन ट्रेन 18? एनी गेस? अगर आपको पता है तो बता दीजिए, वरना गेस आप कोई भी गेस लगा सकते हैं। 16 कोचेस हैं ट्रेन 18। Sir, 32. 32 very good, 32 we have 32 powered axles। टोटल कितने एक्सल्स हैं ट्रेन सेट में, ट्रेन 18 में? 64. 16 multiplied by 4 we have 64 axles। 64 में से 32 अगर पावर्ड हुआ तो कितना परसेंट पावरिंग हुआ हमारे रोलिंग, हमारे ट्रेन सेट में? देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज परसेंटेज पावरिंग। तो कितना परसेंटेज पावरिंग हुआ? If 32 axles are powered out of 64 axles, 50% power। 50% powering। तो अगर someone asks you what is powering for a train set, powering का मतलब अभी हमें पता है कि कितने एक्सल्स हमारे पावर्ड हैं ओवरऑल, ठीक है? तो 50% ऑफ आवर एक्सल्स आर पावर्ड, ओके। बट सिर्फ पावरिंग परसेंटेज देख के आप नहीं कह सकते कि ट्रेन कितना एक्सेलरेशन होगा, कितनी स्पीड आएगी, जरूरी नहीं है। वो पावरिंग फिर आपको और डिटेल में देखना पड़ेगा, ट्रैक्टिव मोटर, ट्रैक्शन मोटर का रेटिंग कितना है एंड ऑल दैट, वो आपको देखना पड़ेगा, तभी आप फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। बट जनरली बोला जाता है कि ज्यादा पावरिंग मींस डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक और आप ग्रेटर एक्सेलरेशन आपको मिल सकता है ना? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक हियर जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन सिस्टम है सबसे पहले जापानीज ने अडॉप्ट किया था 1964 में, जब इन्होंने अपना सबसे पहला बुलेट ट्रेन बनाया था, ओके। उसके बाद क्या हुआ, जो यूरोपियन काउंटर पार्ट्स थे फ्रांस या जर्मनी की, इन्होंने जो अपनी टेक्नोलॉजी बनाई, एल्स्टॉम, सीमेंस, ये जो आप सब सुनते हैं, ये सब यहीं पे जब ये ट्रेन सेट्स बन रहे थे ना, तब ये एल्स्टॉम और सीमेंस ये लोग प्रोमिनेंस में आए। दे आर एक्सपर्ट पायनियर्स इन ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, रेल ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। तो इन लोगों ने दे वेंट फॉर कॉन्सेंट्रेटेड ट्रैक्शन सिस्टम, फ्रांस में भी और जर्मनी में भी, स्पेन में भी, और इनफैक्ट एंटायर यूरोप इनिशियली अडॉप्टेड कॉन्सेंट्रेटेड सिस्टम कि एक लोकोमोटिव सामने रहेगा या 2 लोकोमोटिव रहेंगे, ठीक है। तो उससे वो लोग अपने हाई स्पीड ट्रेन चलाते थे। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ टेक्नोलॉजी का, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़े, नंबर ऑफ कोचेस, ग्रेटर नंबर ऑफ कोचेस वे रिक्वायर्ड, है ना? तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद आफ्टर 2000 आप देख सकते हैं देयर हैज बीन अ मैसिव शिफ्ट टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन सिस्टम, है ना? पहले सिर्फ जापानीज ने फॉलो किया था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, बाद में ऑल दी ट्रेन्स इंक्लूडिंग चाइना which is now a leader in train set और high speed rail system, ये सब distributed power system की ओर gravitate करने लगे। So that is why distributed power system is very important। Advantages हमने सबने डिस्कस किया कि एनर्जी एफिशिएंट है, लाइट एक्सल लोड है, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन काफी हाई है ना? रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इसमें वी हैव द प्रोविजन ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन अ ट्रेन सेट, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। सब डिस्कस होगा, वी हैव इंडिविजुअल लेक्चर्स फॉर दिस, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस एस्पेक्ट्स। तो ट्रेन सेट्स अगर आप देखें तो इन करेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक अगर इंडियन रेलवेज में देखें तो वी हैव मेनी डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक्स। वी हैव द डेमू, वी हैव ईएमयू, वी हैव मेमू, वी हैव वंदे भारत एक्सप्रेस व्हिच इज कॉल्ड द सेमी हाई स्पीड काइंड ऑफ ट्रेन सेट, एंड हाई स्पीड भी अभी आया नहीं है बट आएगा आगे। तो आई थिंक डेमू, ये आपको पता ही है, डेमू जो सिस्टम है नाउ अब तो आउटगोइंग में है, बट मैक्सिमम 1600 हॉर्स पावर तक का डेमो हमने वी हैड इन आवर विद अस, ओके। अच्छा, इससे एक मुझे क्वेश्चन याद आया कि अगर हॉर्स पावर के टर्म्स में बात करें, अगर हॉर्स पावर के टर्म्स में बात करें तो जो ट्रेन 18 है, आपको क्या लगता है कितने हॉर्स पावर का होगा? ट्रेन सेट जो हमने वंदे भारत एक्सप्रेस 13,000 उससे थोड़ा कम है, इट इज अराउंड 10,000। Approx 10,000। 10,000 हॉर्स पावर का जो हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस अभी जो ट्रेन सेट है, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, इट इज अराउंड 10,000 हॉर्स पावर, ओके। यू कंपेयर इट विद योर लोकोमोटिव्स, डीजल लोकोमोटिव्स में 3, 3.5, 4, 4.5, 5,000 हॉर्स पावर तक हम पहुंचते थे, एंड 12,000 हॉर्स पावर का भी है। ऑफ कोर्स वी हैव द एल्स्टॉम लोकोमोटिव 12,000 हॉर्स पावर का, 10,000 किलोवाट है। गुड्स, सॉरी 10,000 किलोवाट है, 10,000 हॉर्स पावर है।
किसका, कौन कौन है? ट्रेन 18 तो 10,000 किलोवाट है। जी सर। अच्छा, नहीं ये बताइए कि कितने पावर्ड एक्सेल्स हैं हमारे ट्रेन 18 में? 32 है सर। 32 पावर्ड एक्सेल्स। और एक ट्रैक्शन मोटर का कितना रेटिंग हुआ? 250 किलोवाट है। 250 किलोवाट, 250 किलोवाट तक का रेटिंग हुआ। 250 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना हो रहा है? सॉरी 32 कितना हो रहा है? अच्छा 8000 सर। हाँ, उसको फिर हॉर्स पावर में आप कन्वर्ट करके देखेंगे, लगभग उतना ही आएगा। 250 को कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा आएगा 10,000 से। अभी तो 210 किलोवाट के ट्रैक्शन मोटर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसको कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा वो डिफरेंस रहता है उसमें, ठीक है, कंफ्यूजन रहता है, बट इट इज इतना ही हॉर्स पावर का बनता है, ठीक है। 10,400। हाँ, 10,400 हॉर्स पावर आएगा इफ यू कन्वर्ट इट फ्रॉम किलोवाट टू हॉर्स पावर। ओके, तो उसके बाद EMU, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक। एंड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट में जो है जनरल अरेंजमेंट क्या रहता है? वी हैव वन मोटर कोच, वी हैव टू ट्रेलर कोचेस, MC TC TC। एक मोटर कोच होता है और दो ट्रेलर कोचेस होते हैं। मोटर कोच इज दैट कोच जिसमें सारे एक्सेल्स पावर्ड होते हैं, ऑल द एक्सेल्स हैव ट्रैक्शन मोटर ऑन देम। ओके, सो हाउ मच परसेंटेज पावरिंग डू वी हैव इन एन EMU? वेरी सिंपल क्वेश्चन। What is the percentage powering do we have in an EMU? 33%. 33%, ठीक है। We have 33% powering in an EMU, ठीक है। EMU का भी evolution बहुत है, I will not be getting into that because that is not our topic. Then we have the MEMU, we have the MEMU. MEMU जो है, अच्छा MEMU, MEMU और EMU के बीच में डिफरेंस क्या है? जस्ट एक आइडिया मैं देना चाहूंगा, मतलब जस्ट टू नो अबाउट योर। हाँ, EMU आपका वाइडर रोलिंग स्टॉक है। EMU वाइडर Mainline है, आप बिल्कुल। यस सर। और मेमू अगर डायमेंशनली देखें तो थोड़ा कम नॉर्मल वाइड है, ICF ठीक कोच है। होता है। नॉर्मल ICF कोच की तरह। और कुछ? एंड सर वो 33% सर पावरिंग आवाज जो नहीं आ आपने रही। बताया। आवाज नहीं आ रही? एम आई नॉट ऑडिबल? Yeah, we can audible, sir. हाँ, सर तो मुझे दूसरा आपने बताइए। पावरिंग हाँ, बताया 33% पावरिंग है EMU में, एंड मेमो में 25% पावरिंग है। तो यस, एक दैट बेसिक इज यूनिट आपका EMU में 3 कोचेस का होता है, एक बेसिक यूनिट आपका मेमो में 4 कोचेस का होता है। 4 कोचेस का होता है। तो मेमू में जो होता है, वी हैव MC TC TC TC, वी हैव 3 ट्रेलर कोचेस एंड 1 मोटर कोच इन अ मेमू, तो 25% पावरिंग इन अ मेमू, ये एक होता है। और कुछ बताइए, एक और पॉइंट बता दीजिए, तो सब कवर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन EMU मेमू। ये मत बताइएगा कि ये मेमू मेन लाइन में चलता है और EMU सबर्बन में चलता है, ये तो सबको पता है। ये बट डेंसिटी यार, एक्सल लोड डेंसिटी ज्यादा है ना इसकी। यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रश लोड EMU डेंसिटी के की लिए जो बना हुआ है। यस सर, एक्सल लोड ऑफ एन EMU 20.32 टन तक का है। मेमू का लगभग 16 टन तक का एक्सल लोड होता है। सर वो डिपेंड करता है, आप कन्वेंशनल मेमो की बात कर रहे हैं। जो 3 फेज मेमो है उसका कन्वेंशनल, एक्सल टन आपका 20 टन है सर, 3 फेज का। हाँ 3 फेज का 20 टन है, बट जो कन्वेंशनल मेमू थे जी उसका 16.25 टन का एक्सल लोड इसलिए दिया गया था बिकॉज जो हमारे जो EMU होता है, EMU में हमारे जो रिक्वायरमेंट होता है वो सुपर डेंस क्रश लोड के लिए होता है, सबर्बन ट्रैफिक के लिए होता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक और उस हिसाब से एक्सल लोड काफी ज्यादा आता है, तो उसके लिए प्रोवाइड किया गया था। बट इनिशियल डिजाइन ऑफ जो मेमू किया गया था अप टिल वेरी रिसेंटली, इसका 16 टन का था। But 3-phase मेमू में I think it has been put at par with the 3-phase EMU also, कि 20 टन तक का एक्सल लोड दिया गया है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, मतलब 20 टन आप एक्सल लोड, हायर एक्सल लोड तक आप जब जाएंगे, आपको एडहेसिव मास मिलेगा, बट आपको स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। यू विल नॉट बी एबल टू अटेन वेरी हाई स्पीड्स। यू विल बी एबल टू गेट ग्रेटर एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, नो डाउट, बट स्पीड एक लिमिट से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा व्हेन यू गो फॉर अ हेवियर रोलिंग स्टॉक और हेवियर एक्सल लोड। जिसका रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि वो जो इक्वेशन मैंने आपको दिखाया था, जिससे आप फाइनली आप देख सकते हैं कि कितना हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट या कितना हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है। उसमें जितना आप वेट बढ़ाएंगे ट्रेलिंग स्टॉक का, आपका एक्सल लोड बढ़ेगा, आपका वेट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वो आपकी स्पीड को इम्पेडिमेंट करेगा, मतलब इट विल इम्पीड द स्पीड पोटेंशियल ऑफ योर रोलिंग स्टॉक।
ये these are some statistics which gives us a comparison between the conventional EMU and conventional memo. उसके बीच का ये difference है. Conventional EMU और conventional memo के बीच का ये difference है. Again, not important from the current course point of view. Then semi high speed train 18 जो है, this is it is a semi high speed rolling stock. So what is the definition of semi high speed rolling stock? Speed, what is the speed beyond which we can call a rolling stock or a rolling stock operation as semi high speed? One 130 to 200 तक semi high. No, not 130. Well, if you try to find the literature or any international guidelines, semi high speed का as such ऐसा कोई definition है नहीं. बट यहाँ पे इंडिया में हमने डिफाइन कर दिया है कि एनी स्पीड अबव और इक्वल टू 160 इट इज सेमी हाई स्पीड. ओके, 160 या अबव से ऊपर ऑपरेट करते हैं तो सेमी हाई स्पीड होता है. और हाई स्पीड कितने पे होता है? 200. About 200. 200. हाँ, if on existing track if you are going then 200 and if you have newly constructed track then 250. Okay, existing track में 200, newly constructed track में 250. Okay, so train set जो है this train 18, we have 16 car arrangement. We have 16 coaches basically and we have 4 basic units. We have 4 basic unit in train 18 है ना, and उसमें भी 4 basic units में 2 different type of basic units हैं. We have 2 numbers of end basic unit and 2 numbers of middle basic unit. This is just an overview. The details of this will be discussed in the next session, details of the basic unit. Okay, but the important thing which I want to point out here is कि इसमें हर basic unit में there are 2 motor coaches, है ना. यहाँ भी देख सकते हैं there are 2 motor coaches and here also there are 2 motor coaches. तो in train 18 how much percentage powering is there? What is the percentage powering in train 18? 50%. 50%. 50% powering है ना, because every alternate coach is powered. Every alternate coach में is a motor coach, so it is 50% powering as we discussed है ना. And there are many other design features also which I will not delve into, ये अगले session में cover होगा. But train 18 जो है, this is something which we have indigenously developed. अच्छा हाँ, हाई स्पीड ऑपरेशन as I have already mentioned कि अगर आप 200 kmph से ऊपर जाते हैं एग्जिस्टिंग ट्रैक पे तो वो हाई स्पीड ऑपरेशन कहा जाएगा. एंड 250 kmph से ऊपर जाएंगे अगर आपका ट्रेन सेट जाएगा तो वो मतलब वो भी हाई स्पीड कहा जाएगा बट ऑन न्यू ट्रैक पे 250 kmph से ऊपर जाएंगे तो वो हाई स्पीड कहलाया जाएगा. ओके, सम ऑफ द फीचर्स विच जनरली आजकल जो मॉडर्न ट्रेन सेट्स बन रहे हैं, व्हाट आर द फीचर्स which a normal train set should have, that I have summarized. We should self-propelled. The train set should be self-propelled. It should be fixed composition and it should be bi-directional. ये self-propelled होना चाहिए, fixed composition का होना चाहिए, bi-directional होना चाहिए. I think all these 3 terms are clear. ये तीनों समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए. Self-propelled, fixed composition, bi-directional is, I think ये सारी आपको clear है. बाई डायरेक्शनल मीन्स आप उसको इसका कोई मतलब आप रिवर्सल मतलब ऑब्वियसली एक रिवर्सल ऑपरेशन किया जाता है बट आपको लोको रिवर्सल टाइप का कुछ नहीं करना पड़ेगा, उतना टाइम आपका नहीं वेस्ट होगा. सेल्फ प्रोपेल्ड जो है, सेल्फ प्रोपेल्ड रोलिंग स्टॉक है, इसमें अलग से लोकोमोटिव नहीं चाहिए पड़ेगा. फिक्स्ड कंपोजिशन इज दैट द बेसिक यूनिट्स हैव बीन डिफाइंड, सो फिक्स्ड कंपोजिशन. एक्सल लोड जो है आपका लिमिटेड होना चाहिए. ट्रेन सेट मतलब अच्छा ऑफ कोर्स अगर आपको हाई स्पीड में चलाना है तो 11 से 17 टन आपको एक्सल लोड आपको लिमिट करना पड़ेगा. आप ज्यादा हाई एक्सल लोड पे हायर स्पीड्स नहीं अटेन कर सकते. ट्रैक्शन पावर रिक्वायरमेंट इज आल्सो वेरी हाई इन अ ट्रेन सेट. द ट्रैक्शन पावर रिक्वायरमेंट इज आल्सो कंपैरेटिवली वेरी हाई. 3 फेज propulsion सिस्टम आपके ट्रेन सेट्स में होना चाहिए. इट इज अ गिवन दैट वी शुड यूज 3 फेज propulsion सिस्टम. 3 phase propulsion system क्या होता है, we'll discuss tomorrow. Since today this is an introductory lecture, I'll not be discussing much. Someone's microphone is on. Please microphone अपना ऑफ कर दीजिए, किसी का माइक्रोफोन ऑन है. Then another very important point, अगर आपको ट्रेन सेट चलाना है, one very important thing which we should have is a centralized train control system. You need a centralized train control system which you can control from the driver desk or from the rear end.
also. ऐसा क्यों? Why is it important? What do I mean by centralized train control system, और ये जरूरी क्यों है? कोई बता सकता है? मोटर कोच को सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा तो फिर एक साथ Correct. एप्लीकेशन हर Absolutely डेटा correct. में नहीं Yes, होगा। because we have multiple motor coaches, तो सारे मोटर कोचेस अगर कोई ट्रैक्टिव एफर्ट अगर हमें चाहिए तो सारे मोटर कोचेस सिमिलर अमाउंट ऑफ हमें ट्रैक्टिव एफर्ट देना चाहिए, कोई किसी तरीके का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ओके, सिमिलरली इफ वी आर ब्रेकिंग तो सारे कोचेस में साइमल्टेनियसली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग होना चाहिए, डिफरेंशियल नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। तो ट्रैक्टिव फोर्सेस एंड ब्रेकिंग फोर्सेस में कोई डिफरेंशियल नहीं होना चाहिए, दे शुड बी सेम, अदरवाइज बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वो कंट्रोल करने के लिए वी नीड अ सेंट्रलाइज्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ये ब्रेकिंग और ट्रैक्शन सिंक्रोनस वे मैनर में हो, उसके होने के लिए हमें एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ट्रेन सेट। ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक सिस्टम फॉर फॉल्ट्स एंड ऑल, ये तो गिवन है, आजकल सारे रोलिंग स्टॉक्स में आ रहे हैं। ऑप्टिमाइज्ड एरोडायनामिक शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेन सेट आल्सो, as we discussed why it is important. We know we need to have several complementary braking system. By braking system basically we mean ki acha, what is the type of braking system which we use ideally in a train set, or in the current Vande Bharat what are we using? Any idea? अच्छा, LHB कोच में किस टाइप का ब्रेकिंग लगाते हैं ये बता दीजिए। What kind of braking we are using in a normal coaches? व्हील पे pneumatic braking system है। Okay. But in train set what kind in train set what kind of braking system are we using? Electro pneumatic type of braking system. Is this the only one which we are using? सिर्फ इलेक्ट्रो न्यूमेटिक है कि कुछ और भी है? इलेक्ट्रोन्यूमेटिक डिस्क ब्रेक सिस्टम डायनामिक भी यूज कर सकते हैं। Regenerative braking, sir. रीजनरेटिव Yes, the second type of braking जो हम इसमें यूज करते हैं, जो रीजनरेटिव कहा जा रहा है, उसको इलेक्ट्रोडायनामिक बोला जाता है। तो two kinds of important braking system which we are using, EP brake and ED brake, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्लस इलेक्ट्रोडायनामिक, ये दो टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम इसमें यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्लस इलेक्ट्रोडायनामिक। तो जनरली आजकल जो नॉर्मल ट्रेन सेट ऑपरेशन होते हैं उसमें ये दोनों ब्रेकिंग का तो होना चाहिए और इसका कॉम्बिनेशन लगना चाहिए। वी शुड हैव सम काइंड ऑफ अ ब्लेंडेड ब्रेकिंग अरेंजमेंट, है ना, ब्लेंडेड ब्रेकिंग टाइप ऑफ एन अरेंजमेंट शुड बी देयर, एंड वी शुड हैव वेरी हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सेफ्टी। ठीक है, ये तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल रोलिंग स्टॉक्स। अच्छा, one very important point from suspension point of view in a train set, which is very important to note in any standard train set, the suspension system becomes very important here, है ना? So this is just I have shown you a bogie of a high speed train set of a Chinese high speed rolling stock. Okay, Chinese high speed rolling stock. इसमें यहाँ पे सेंटर में एक कंपोनेंट होना चाहिए, वो नहीं है। व्हाट इज दैट कंपोनेंट? बोल्स्टर Center pivot. अच्छा, बोल्स्टर नहीं है तो कैसे, मतलब हाउ इज इट वर्किंग? आई मीन अगर हमें बोल्स्टर को रिमूव कर देना है बोगी से, आपको सबको पता है अभी तो बोगी बोल्स्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। बोल्स्टर की जरूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड अ बोल्स्टर इन द फर्स्ट प्लेस? ये मुझे बताइए, बोल्स्टर बोगी में होता क्यों है? ट्रांसफर योर वेट एंड कोच बॉडी टू बोगी, Controlling the load and negotiating the curve. Negotiating the Flexible curve. connection between bogie and bogie, body and bogie. It is a flexible connection between body and bogie. Okay, correct. But if it is not there, then what are we missing out on? मतलब bolster फिर करता क्या था? And why don't we have any bolster in this particular bogie? And in fact, let me tell you, हमारे जो वंदे भारत है ट्रेन सेट है, उसमें भी bolster, it is a bolsterless bogie. So you tell me, bolsterless, अगर bolsterless bogie चल सकता है, then bolster की requirement ही क्या थी? Negotiating the curve. यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन। No, you please explain me. Negotiating the curve is correct, but what exactly it is doing during the curve? You see, what happens if this is a bolster and at the boat end of the bolster, at the side end, we have, what do we have? We have the secondary suspension. Okay, जो नॉर्मली पहले LHB में था, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन था, इस तरीके का कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन था।
तो whenever there is any type of yawing, if the coach में अगर किसी तरीके का yawing होता था, I hope you understand what is yawing motion, इस तरीके का अगर मोशन होता था, है ना, तो अगर कोच इस तरीके से अगर टिल्ट करने लगता था, इफ द कोच टिल्ट्स, तो ये टिल्ट्स को एकोमोडेट करने के लिए स्पेशली ड्यूरिंग द कर्व ये बोल्स्टर होता था। यॉइंग मोशन एंटायर ड्यूरिंग द एंटायर मूवमेंट ऑफ द ट्रेन कभी भी यॉइंग मोशन हो सकता है, थोड़ा बहुत होता है, बट ये बोल्स्टर जो है ओवरऑल इट इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंडरी सस्पेंशन, और इस यॉइंग मोशन को ये एक तरीके से कंट्रोल करता था, लिमिट करता था, कोच को ज्यादा स्वे नहीं होने देता था, ठीक है। बट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट दिस बोल्स्टर हैज बीन रिमूव्ड, सो योर कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे फिर? हाउ डू वी कंट्रोल द यॉइंग? एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन, वेरी गुड। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर हमें बोल्स्टरलेस बोगी बनाना है, जो कि आगे हम बनाएंगे ही, ट्रेन सेट में तो बोल्स्टरलेस बोगी ही लगेगा, तो सबसे पहली चीज है कि आप स्प्रिंग कॉइल सस्पेंशन को रिप्लेस करिए एयर स्प्रिंग सस्पेंशन से। अच्छा, व्हाट इज स्पेशल अबाउट एयर सस्पेंशन? एयर सस्पेंशन में ऐसा क्या है जो कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन में नहीं है? कांस्टेंट बफर हाइट मेंटेन कर सकते हैं सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड। हाँ, कांस्टेंट बफर हाइट, कांस्टेंट हाइट, स्टिफनेस, कांस्टेंट बफर हाइट एंड the stiffness coefficient suspension is more reliable. जो कोई भी, what is more reliable, sorry? Suspension is more reliable. Suspension is more reliable, okay, reliability is also a point, but if we go into the physics of it, please mute it, हाँ। तो ये जो स्प्रिंग कोएफिशिएंट है ना, जो हम लोग बात करते हैं फिजिकल टू kx में, ठीक है, ये जो स्प्रिंग कोएफिशिएंट है फॉर अ नॉर्मल स्प्रिंग, जो हम कॉइल स्प्रिंग लगाते हैं, इट इज मोर और लेस कांस्टेंट, ये मोर और लेस कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने फोर्स बढ़ा दिया, आपका स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन भी ज्यादा हो जाएगा। डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा मतलब अगर इस तरफ फॉर एग्जांपल वेट बढ़ जाता है इस तरफ, तो ये ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, नॉर्मल स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, तो फिर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। whereas in air spring this k is variable, अगर इसमें ये पोटेंशियल है कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो k बढ़ जाता है, एंड इवेंचुअली आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये ना के बराबर होता है। इट इज ऑलमोस्ट, आई कैन नॉट से बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, बट बहुत कम होता है, ठीक है। सो इट एडजस्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द amount of force which we are exerting, and that is how it maintains a constant height, है ना, with respect to platform level और जो भी level आप बोल दीजिए। तो एक चीज तो बिल्कुल आपने सही बोली कि if we are removing the bolster we need the air spring suspension, but there is one more thing which we require, वो क्या है? Another thing which very important thing which we require if we are not using a bolster, what to bogie? To transfer tractive effort also. Tractive and braking forces transfer from body to body way of ball strap. It should be designed separately. Okay, so now how to transfer the tractive forces, that mechanism needs to be designed separately, है ना, that kind of an arrangement needs to be given. You see, that is tractive forces के point of view से नहीं, I was talking from the stability point of view. From the stability point of view, the second thing which we require is the yaw damper. Side bearers. Yaw damper, है ना, साइड बेरर्स नहीं, इसको मतलब साइड बेरर्स नहीं, वो तो आपने एयर स्प्रिंग सस्पेंशन दे दिया है, फिर उसके साथ आपको एक यॉ डैम्पर देना पड़ेगा। यॉ डैम्पर का जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यॉ डैम्पर, व्हाई डू वी प्रोवाइड यॉ डैम्पर्स? द कॉन्सेप्ट ऑफ यॉ डैम्पर इज कि इवन इफ देयर इज सम difference in the pressures of the air spring suspension, or there can be minute differences also, there can be minute oscillations also, minute yawing also, your damper उसको completely उसको absorb कर लेगा, उसको dampen out कर देगा, it will completely damp those yawing motions, है ना। we already have the yaw damper in LHB coach, so that was no new design to be done, वो already हमारे पास है, ठीक है। but yaw damper is very essential actually, वो आपका जो कार बॉडी से लेके आपका बोगी का कनेक्शन रहता है, उसमें वो यॉइंग को वो कंट्रोल करता है अलोंग विद एयर स्प्रिंग सस्पेंशन, ओके। अब एयर स्प्रिंग सस्पेंशन अलोंग विद योर डैम्पर तो हमारे एलएचबी कोच में भी आ रहा है, बट इट इज कमिंग विद द बोगी बोल्स्टर आल्सो, इट इज कमिंग विद द बोल्स्टर आल्सो, बट इन द ट्रेन सेट द बोल्स्टर हैज बीन रिमूव्ड, ओके। details of the bogie I will not discuss, we have a separate lecture for bogie, there you will get the details. Again, in train sets we can have articulated type of a car arrangement like this. If you see this upper non-articulated car arrangement and an articulated car arrangement, you can see that here two coaches are sharing one common bogie here, okay.
Is the difference imminent here? Are you able to see the difference? Yes, sir. है ना? तो इस अरेंजमेंट का एडवांटेज क्या है? आर्टिकुलेटेड कार अरेंजमेंट. ऑब्वियसली वी आर नॉट यूजिंग दिस अरेंजमेंट करंटली, बट इसका एडवांटेज क्या है? नेगोशिएशन, कांट नेगोशिएशन करने के लिए. Curve negotiation is an advantage or a disadvantage in this case? So same traction all over the formation. You see, the basic advantage is कि the number of bogies which you will be utilizing वो less रहेगा, तो maintainability और वो सारी चीजें तो कम रहेंगी, ठीक है? And this more or less maintains the uniformity of the rolling stock. Now जो इंटर कोच के बीच में किसी भी जो हाइट लेवल का डिफरेंस इन जनरल नहीं रहेगा, बिकॉज यू नो अब तो बोथ ऑफ दीज कोचेस आर शेयरिंग मोर और लेस द सेम बोगी, ठीक है? तो वो एक स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एडवांटेज रहता है. But curve negotiability suffers a little bit with this kind of an arrangement actually, and also the axle load goes up in this kind of an arrangement because number of axles you have reduced, so axle load बढ़ जाएगा per axle. But this kind of a system is also there. That is what I wanted to show here. So finally, the advantages of train set. Train sets can have many such features, but the overall advantages which I can summarize now shortly is that we'll have better acceleration, deceleration. We can save, we can have savings in runtime. It is energy efficient. We can have enhanced safety, reduce maintenance, improve reliability, a reduction in pollution to some extent we can say. So all of these advantages we are having with a train set. And those things only I have summarized in this following slides, where I have shown many plots which compare the how much time a normal locomotive based train will take to attain 130 kmph and how much a train set with 0.8 meter per second square acceleration will take. Obviously the train set will take lesser amount of time. It will take lesser amount of time in comparison to नॉर्मल लोकोमोटिव हॉल्ट ट्रेन. अगर लोकोमोटिव हॉल्ट ट्रेन है, अगर उसको 280 सेकंड लगेंगे टॉप स्पीड अटेन करने में, एक ट्रेन सेट को सिर्फ 50 सेकंड लगेंगे टॉप स्पीड अटेन करने में. सो दैट इज काइंड ऑफ सॉरी, हाँ 50 सेकंड लगेंगे. तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ कंपैरिजन व्हिच आई लाइक टू शो. रन टाइम में भी काफी सेविंग होगा. देयर वाज वन एनालिसिस डन कि न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच में अगर 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें तो 1 लिया गया है वैसे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अगर आपने ऐसा कोई ट्रेन सेट बना लिया, तो उस हिसाब से इवन विथ ऑल द स्टॉपेजेस वी विल हैव अराउंड एन एडवांटेज ऑफ 3 hours and 30 minutes. दिस इज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कोलकाता. Energy efficient क्यों है? Energy efficient, it is obvious that we have due to many reasons that we do not have such a power car, dedicated power car जिसमें डीजल अल्टरनेटर नहीं है. तो that from that point of view एक थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंसी है. प्लस आपके जो पावर कार्स हैं एंड ऑन जनरेशन में, इवन एचओजी में भी, दैट ऑक्यूपाई सम पैसेंजर स्पेस. तो पैसेंजर स्पेस कॉम्प्रोमाइज होता है. पावर कार हटा देंगे, एंटायर ट्रेन सेट रहेगा, वी विल बी एबल टू कैरी ग्रेटर अमाउंट ऑफ पैसेंजर्स. तो उस तरीके से ये एनर्जी एफिशिएंट है. रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच लीड्स टू एनर्जी एफिशिएंसी इन केस ऑफ ट्रेन सेट्स. We have enhanced safety in train sets. Train sets is much safer in comparison to the normal rolling stock because it is like a rigid type of an arrangement. इसमें जो कपलर होता है सेमी परमानेंट टाइप का कपलर होता है, which is a rigid type of a coupler, है ना? तो it is to some extent, to a great extent, is kind of anti-telescopic we can say. ठीक है. And maintenance train set, overall the maintenance requirement of a train set is lesser, especially I can say from the traction side, because we generally use 3-phase traction system in any train set system. Conventional में तो दूसरा था, but आजकल 3-phase traction system आने की वजह से और AC traction मोटर के आने से वजह से इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस काफी कम हो गया है. ओके, हाँ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के वजह से आप हमारे जो ब्रेक सिस्टम है उसकी लाइफ भी बेटर रहती है. Reliability is better because the complete train set we have a lot of redundancies. मैंने जैसे कि बताया कि मोटर कोचेस आपके काफी फेल भी हो गए तो भी ट्रेन चलेगा. आपका ट्रेन मतलब सेम स्पीड के साथ चल सकता है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. इम्प्रूव लाइन कैपेसिटी, फास्टर एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन की वजह से आपका लाइन कैपेसिटी इंप्रूव होगा. वी विल बी एबल टू क्लियर द सेक्शन अर्लियर एंड और ट्रेनें चल सकती हैं सेम सेक्शंस में. So thank you. That is all from my side from this very short introductory lecture on train sets.
we'll have detailed discussion on the train sets from the next lecture onwards. The first session will be taken by the second session of the day will be taken by Senior Professor Trainset. Timing of that session will be 2:30 p.m. Okay. So any doubts, any question? Or have all the questions been asked during the session? Huh? Sir, can we get the slides after training? These slides, हम लोग को हाँ, ट्रेनिंग के बाद ये slides मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल आपको मिलेगा, आपको स्लाइड्स भी मिलेगा और आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, ठीक है? Thank you, sir. रिकॉर्डिंग। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को। अभी जो आप लोग अभी ट्रेनसेट्स के बारे में बात हो रहा है सर,